अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा आज मैं फिनिशिंग टच नीट 2021 का जो बॉटनी का लास्ट सेक्शन है दैट्स इकोलॉजी वो लेके आया हूँ। और आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में आई विल बी डिस्कसिंग सम 73 क्वेश्चंस। एंड हर साल जैसा कि आपको बेटा पता है इकोलॉजी में एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई मीन देयर आर अराउंड 40 मार्क्स विच विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस इकोलॉजी सेक्शन। स्ट्रेट वे मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन of the ecology. बेटा आइडेंटिफाई द बायोम्स A, B, C, D represented below graphically। बेटा जो यहां पे ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में आपको यहां पे दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये जो A है ये कौन सा बायोम है, B कौन सा बायोम है, C कौन सा बायोम है और बेटा D कौन सा बायोम है। और बेटा मुझे पता है ये जो A है इट इज ए डेजर्ट, A एक डेजर्ट रिप्रेजेंट करता है। बेटा यहां पे ये जो B है ये एक ग्रासलैंड रिप्रेजेंट करता है। बेटा यहां पे ये जो C है ये एक टेम्परेट फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है। और बेटा लास्ट वाला जो डी है इट रिप्रेजेंट्स कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो बेटा यहां पे अगर मुझे पता है ये डेजर्ट है, ए रिप्रेजेंट्स है डेजर्ट, तो बेटा मुझे यहां पे जाना पड़ेगा क्योंकि ए डेजर्ट रिप्रेजेंट करता है। देन वी हैव द ग्रासलैंड, ग्रासलैंड्स यहां पे है बेटा ये वाला पोर्शन, दिस इज अ ग्रासलैंड बायोम। और बेटा यहां जाएंगे बेटा ये सी जो बेटा है ये एक टेम्परेट फॉरेस्ट रिप्रेजेंट करता है। और फाइनली बेटा ये जो डी हमारे पास यहां पे है ये बेटा एक कॉनिफेरस फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा अपने इकोलॉजी सेक्शन में कि बायोम्स जो होते हैं इनमें बेटा वेरी करता है प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर। आई मीन अगर आपके पास डेजर्ट है देन ग्रासलैंड्स हैं, टेम्परेट फॉरेस्ट है, कोनिफेरस फॉरेस्ट है, ये बेटा एक दूसरे से वेरी करते हैं इन दी परसेंटेज प्रेसिपिटेशन पर एनम एंड बेटा यहां पे टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है बेटा, सो यू कैन से दैट वेरिएशन इन द प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट बायोम्स। ठीक है बेटा, दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। बेटा फाइंड दी रॉन्ग मैच। आपको बेटा इनमें से जो रॉन्ग मैच है बेटा वो देखना है कौन सा है। बेटा एंडोथर्म्स जिनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं तो ये ठीक है, एंडोथर्म्स आर वार्म ब्लडेड और दे और होमियोथर्म्स। बेटा यहां पे एक्टोथर्म्स वेरी गुड, ये एक सिनोनियम है जो हम कोल्ड ब्लडेड के लिए यूज करते हैं या पॉइकिलोथर्म्स के लिए यूज करते हैं, ये भी बेटा सही है। अगर बेटा उसके बाद हम जाएंगे सिटिनोहेलाइन, सिटिनो आपको पता होगा चाहे सिटिनोथर्मल है चाहे सिटिनोहेलाइन है। सिटिनो आपको पता है सिटिनो का मतलब है नैरो, तो बेटा सिटिनोहेलाइन हुए वो एनिमल्स जो नैरो रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन विथस्टैंड करते हैं। लेकिन बेटा यहां पे लिखा है टॉलरेट्स वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन, बिल्कुल गलत है बेटा क्योंकि वो यूरिहेलाइन हुए जो बेटा वाइड रेंज ऑफ टेंपरेचर बर्दाश्त कर सकते हैं, उनको हम यूरिहेलाइन कहते हैं, ना कि सिटिनोहेलाइन, क्योंकि सिटिनोहेलाइन और दोज व्हिच टॉलरेट अ नैरो रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, देन वी हैव द यूरिहेलाइन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन, जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। आपको रॉन्ग वन चूज करना है तो बेटा ये वन रॉन्ग है, ये जो सिटिनोहेलाइन के बारे में लिखा हुआ है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बेटा आपको गलत स्टेटमेंट है वही चूज करना है। बेटा यहां पे अमंग द रेड ग्रीन ब्राउन एल्गी द रेड एल्गी और फाउंड इन द डीपेस्ट ओशन, ये बेटा सही है। अगर आपको याद होगा मैंने जो लेक्चर नंबर 1 था जिसमें बेटा मैंने एल्गी को डिस्कस किया, वहां पे मैंने आपको बता दिया कि रेड एल्गी के पास फाइकोएरिथ्रिन होता है, बेटा याद है। तो बेटा रेड एल्गी विल बी प्रेजेंट इन द डीपेस्ट वाटर्स, तो यही ये सही स्टेटमेंट है। Then animals restricted to a narrow range of salinity are called as stenohaline, इससे पहले वाले स्लाइड बेटा डिस्कस हो चुका है। Every winter the famous Kieledo National Park जो राजस्थान में है it hosts thousands of migratory birds। yes बेटा आपको पता है साइबेरिया जो हमारा एक रीजन है या बेटा जो हमारे नॉर्दर्न रीजन्स हैं जो कोल्ड रीजन्स है वहां से बर्ड्स माइग्रेट करके बेटा यहां पे आते हैं, जो बेटा ये एक नेशनल पार्क है विच इज प्रेजेंट इन राजस्थान, और बेटा ये सही स्टेटमेंट है। द लास्ट वन, द मैमल्स ऑफ colder climates generally have longer extremities to minimize heat loss। आपको एलेन्स रूल याद होगा बेटा, छुआगबर याद, यू माइट बी नोइंग अबाउट एलेन्स रूल। बेटा एलेन्स रूल के हिसाब से क्या है कि वो एनिमल जो कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं तिम एनिमल्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स में रोजान चुकबर दे हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। क्यों बेटा, क्योंकि जितने ईयर्स और लिम्स ज्यादा होंगे, लंबे होंगे, बड़े होंगे, उतना हीट लॉस ज्यादा होगा। इसीलिए बेटा वो एनिमल जो कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशंस में रहते हैं उनके पास बेटा शॉर्टर ईयर्स और लिम्स होते हैं ताकि हीट लॉस मिनिमाइज हो जाए। बिकॉज यू रिमेंबर हीट लॉस इज अ
फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा एनिमल का, एक्सट्रीमिटीज का, उतना हीट लॉस ज्यादा होगा। इसीलिए बेटा हीट लॉस बचाने के लिए जो मैमल्स कोल्ड रीजन्स में रहते हैं उनके ईयर छोटे होते हैं, उनके लिम्ब्स छोटे होते हैं, ताकि जब छोटे होंगे तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। तो बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से जो कोल्डर क्लाइमेट्स में रहते हैं उनके पास लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज हैं, उनके पास ईयर्स लंबे हैं, उनके पास लिम्ब्स लंबे हैं, उनके पास टेल लंबी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। तो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना, ये वाला बेटा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबने बेटा इसके बारे में पढ़ा होगा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म्स मार्क्ड एज ए। आपको बेटा बताना है कि ए क्या रिप्रेजेंट करता है, बी क्या रिप्रेजेंट करता है, सी क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पॉन्सेज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स टुवर्ड्स फ्लक्चुएटिंग एनवायरमेंट कंडीशंस। आपको बेटा पता है कि जब बेटा अपनी बात करेंगे, जब बाहर से एनवायरमेंट चेंज होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा या अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्या बेटा हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होता है? नहीं बेटा, हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर 37 पे मेंटेन करते हैं। यानी कि हम में ऐसा पोटेंशियल है कि हमारा टेम्परेचर और बेटा हमारा ऑस्मो रेगुलेशन बेटा जो है, हम वो चेंज नहीं करते हैं विद चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। इसीलिए मैं खुद को बेटा आई विल कॉल माई सेल्फ एज ए रेगुलेटर। और बेटा रेगुलेटर्स क्या है, जरा बेटा इस ग्राफ पे एक बार देख लीजिए बेटा। यहां पे एक्सटर्नल लेवल है, यानी कि बाहर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, क्या बेटा अंदर का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा? बेटा ये वाला आप देख लीजिए, ये वाला मैं यहां पे कहता हूं कि ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। यहां पे मैं वैल्यू देता हूं 1, यहां पे मैं वैल्यू देता हूं 2, यहां पे 3, यहां पे 4। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं बेटा एक्सटर्नल लेवल, एक्सटर्नल टेम्परेचर जितना भी चेंज हो जाए, लेकिन बेटा इन ऑर्गेनिज्म्स का इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल ऑस्मो रेगुलेशन मेंटेन रहता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को जो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को बेटा हम रेगुलेटर्स कहते हैं। तो बी इज बेसिकली अ रेगुलेटर, और इसकी एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। ऑल दी बर्ड्स एंड मैमल्स, सब के सब बर्ड्स और मैमल्स, इनमें पोटेंशियल है कि बाहर अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा, ये अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज नहीं करते, मेंटेन करते हैं। तो बर्ड्स एंड मैमल्स और रेगुलेटर्स, तो बेटा ये जो ग्राफ है यहां पे ये रेगुलेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। बेटा आगे बढ़ेंगे, ये वाला देख लेंगे जो ए से रिप्रेजेंट हुआ है, बेटा इनको हम कहते हैं कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स हुए बेटा जितना देखिए बेटा tan थीटा, अगर आप देखेंगे स्लोप इस ग्राफ का देखेंगे बेटा, जितना यहां से चेंज होगा उतना यहां से भी चेंज होगा। आप देख लीजिए बेटा ये, तो जितना बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है उतना इन ऑर्गेनिज्म्स का इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज होता है। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म्स जो अपने बॉडी का टेम्परेचर, जो अपनी ऑस्मो रेगुलेशन चेंज करते हैं विद चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम कन्फर्मर्स कहते हैं। एंड 99% ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कन्फर्मर्स। ठीक है बेटा, 99% एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं दे आर कन्फर्मर्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑल द प्लांट्स, 99% ऑफ एनिमल्स एंड ऑल द प्लांट्स आर कन्फर्मर्स। तो कन्फर्मर ये हुआ, तो ए रिप्रेजेंट्स है कन्फर्मर। फिर लास्ट पे बेटा आपके पास एक ग्रुप ऐसा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनली बेटा एक ग्रुप आपके पास ऐसा है जो पहले कन्फर्मर्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि जिनका इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल ऑस्मो रेगुलेशन चेंज होता है विद चेंज इन दी एक्सटर्नल कंडीशन। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसके बाद ये अपना इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं करते बल्कि मेंटेन करते हैं। आई मीन इनिशियली दे एक्ट एज कन्फर्मर्स बट फाइनली दे एक्ट एज रेगुलेटर्स। तो बेटा ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम बेटा, जैसा कि आपको पता है, पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं, क्योंकि ये बेटा पार्शियली रेगुलेट करते हैं। ये पहले से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ये बेटा पहले कन्फर्मर्स होते हैं उसके बाद रेगुलेटर्स होते हैं। लेकिन याद रखना, आप में से किसी बच्चे का ये सवाल होगा, सर इनको हम पार्शियल कन्फर्मर्स क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि बेटा जो फाइनल स्टेज होता है वही मैटर करता है। फाइनली ये ऑर्गेनिज्म जो है, फाइनली ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, हम इनको पार्शियल रेगुलेटर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, तो बेटा यहां पे ए इज ए कन्फर्मर, B is a regulator and C is a partial regulator। देख लेते हैं बेटा, A is a conformer, B is regulator and C is partial regulator। तो बेटा इस तरह से ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हो। बेटा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाएंगे। आई एम जस्ट रशिंग थ्रू दीज क्वेश्चंस बिकॉज इकोलॉजी इज अ फैक्चुअल। आपको ये डाटा याद रखना पड़ेगा, नंबर्स याद रखने पड़ेंगे। तो बेटा थोड़ा सा जल्दी में पढ़ाऊंगा क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। Some organisms are able to maintain homeostasis by physiological, sometimes behavioral means, which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration, or called as, ये ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं। जैसा कि मैं अपनी बात करूंगा, मैमल्स की बात करूंगा, बर्ड्स की बात करूंगा,
हम अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं किसी भी तरह से। कभी कभी हम फिजियोलॉजिकल मीन से करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी विंटर्स में अगर ज्यादा ठंड कभी लगती है तो वी शिवर क्यों होते हैं, ताकि शिवरिंग से हमारी बॉडी में हीट ज्यादा जनरेट होती है, ताकि हमारी बॉडी वार्म रह सके, ताकि हमारी बॉडी में कांस्टेंट टेम्परेचर बना रहे। तो बेटा वी आर बेसिकली रेगुलेटर्स, ठीक है, जिस तरह बर्ड्स हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएंगे। चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बेटा इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो देख लेने हैं बेटा। पहला स्टेटमेंट देख लेंगे, सक्सेस ऑफ मैमल्स ऑन अर्थ इज मेनली ड्यू टू देयर एबिलिटी टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। यस बेटा, क्योंकि रेगुलेटर्स आर द मोस्ट इवॉल्व्ड वंस। रेगुलेटर सबसे इवॉल्व्ड है। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स अशरफुल मखलूकात सबसे इवॉल्व्ड है। ये जो कुरान शरीफ ते वना, ये जो साइंस ते वना, वी आर द बेस्ट ह्यूमन, वी आर द बेस्ट क्रिएचर्स ऑफ दिस प्लेनेट अर्थ एंड हम रेगुलेटर्स हैं। तो रेगुलेटर्स आर द मोस्ट एडवांस्ड। तो बेटा ये सही ऑप्शन है। माइग्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू एनिमल्स ओनली। In plants, even the propagules, I mean spores and seeds cannot migrate. मैं आपको बेटा यहां पे एक बात बता दूं, स्टेटमेंट का मतलब यह है कि माइग्रेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है। प्लांट्स के सीड्स, प्लांट्स के स्पोर्स भी माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। यह बेटा बिल्कुल गलत है, यह सही नहीं है, क्योंकि बेटा आपको याद होगा पाइनस का जो पोलन ग्रेन है या पाइनस का जो सीड है, मैं पोलन ग्रेन की बात करूंगा, दैट कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर्स। That's again a migration. तो बिल्कुल गलत जवाब है। प्लांट्स के प्रोपेग्यूल्स माइग्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो बेटा ये सही ऑप्शन नहीं है, ये बेटा गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है डायपाज इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट इन मेनी ज़ूप्लैंक्टन्स। ये सही है बेटा, डायपाज होता है ज़ूप्लैंक्टन्स में अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। ज़ूप्लैंक्टन जो लेक्स और पॉन्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाते हैं, दे एंटर ए डायपाज। डायपाज मीन सस्पेंडेड डेवलपमेंटल स्टेज। तो बेटा ये सही है। उसके बाद बेटा मोस्ट ऑफ द एनिमल्स कैन मेंटेन द इंटरनल होम्योस्टैसिस। ज्यादातर एनिमल्स जो हैं वो होम्योस्टैसिस मेंटेन कर सकते हैं। नहीं बेटा, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने बता दिया, जो एनिमल्स होते हैं 99% ऑफ द एनिमल्स आर कन्फर्मर्स। कन्फर्मर वो हुए जो बेटा होम्योस्टैसिस नहीं कर पाते हैं, जो बेटा अपना इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज करते हैं विद चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो बेटा ये गलत जवाब है। और बेटा यहां पे इन कन्फर्मर्स द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। कन्फर्मर्स की ये बात कर रहा है, जैसे कि हमारे पास शाबाश एनिमल्स है, इन कन्फर्मर्स द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर। वेरी गुड, बट द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड डज नॉट चेंज विद दैट ऑफ द। नहीं बेटा, मैं बार बार कह चुका हूं बेटा, कन्फर्मर जो है इनका बॉडी टेम्परेचर भी, इनकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन भी चेंज होती है विद चेंज इन द एनवायरमेंटल कंडीशन। लेकिन आपका स्टेटमेंट यहां पे कहता है कि ये जो कन्फर्मर्स हैं इनका सिर्फ बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है, इनका ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बना रहता है। वो गलत है। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन एज वेल एज बॉडी टेम्परेचर चेंज विद द चेंज इन द एक्सटर्नल कंडीशंस। तो बेटा ये गलत स्टेटमेंट है। यहां पे फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको ये ऑप्शन यहां पे बेटा मिलेगा। आपके पास नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, the maximum possible number of individuals that a habitat can support is called as। एक habitat में maximum number of individuals जो रह सकते हैं उसको हम carrying capacity कहते हैं। सबके सब बच्चों को पता है। अगर आप fecundity की बात करेंगे, it is applicable to an individual। अगर हम carrying capacity की बात करेंगे, ये habitat के साथ related है कि एक habitat में कितने organisms at most रह सकते हैं। और अगर आपको याद होगा carrying capacity का, environmental resistance का carrying capacity पे बड़ा impact है, resources का बड़ा impact है। resources will determine the carrying capacity of a habitat। उसके बाद बेटा है सर्वाइविंग एबिलिटी, ये बेटा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद है बायोटिक पोटेंशियल। आपको याद होगा बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, इट्स द हाईएस्ट पॉसिबल वाइटल इंडेक्स, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम कितने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर सकता है। आगे बढ़ेंगे तो यहां पे आपको कैरिंग कैपेसिटी वाला ऑप्शन मिलेगा। The equation for J-shaped population growth curve is J-shaped। आपको बताएं ये एक यहां पे मैं बताऊंगा बेटा, this is a graph like this। ये बेटा एक ग्राफ मिलेगा आपको J-shaped curve। आपको पता होगा that it's an ideal condition, it's an idealized graph। एक ऐसा ग्राफ जहां पे हम कैरिंग कैपेसिटी को कंसीडर नहीं करते हैं, जहां पे ये मान के चलते हैं कि रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड और बेटा कंपटीशन इज नॉट देयर। अगर हम ये मान के चलेंगे कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, कंपटीशन नहीं है, वो आइडियल कंडीशन है, क्योंकि रियल कंडीशन में कंपटीशन भी मिलेगा और रिसोर्स भी लिमिटेड होगी। तो बेटा इस कर्व को हम जे शेप्ड कर्व कहते हैं। और बेटा इस जे शेप्ड कर्व के लिए जो प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट्स dn by dt is equal to rn। अब अगर आप बेटा बात करेंगे, ये हुआ जे शेप्ड कर्व। अगर आप सिग्मॉइड कर्व की बात करेंगे तब जाके एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट करते हो, तब जाके आपको ये इक्वेशन देनी पड़ेगी जो आपके पास सिग्मॉइड कर्व होता है, जिसको हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे तो ये क्या यहां पे ऑप्शन नंबर 1 आपको आएगा।
Then we have nt is equal to no एक्सपोनेंशियल रेज्ड फॉर rt, ठीक है बेटा, इज एन इक्वेशन ऑफ, आपको पता होना चाहिए बेटा ये लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं है, क्योंकि बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ में आपको एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कंसीडर करनी है बेटा, ये वोरेलिस्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये और ये दीज आर साइनोनियम्स। लॉजिस्टिक ग्रोथ को हम वोरेलिस्ट पैरेलल इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये इन दो साइंटिस्ट्स ने बेटा बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट दिया। देन वी हैव द थर्ड वन कॉल्ड ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो बेटा ये ऑप्शन है कि ये जो nt इज इक्वल टू n नॉट e रेज्ड फॉर rt, ये जो आपके पास इक्वेशन है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है बेटा, क्योंकि आपको एक्सपोनेंशियल का कांसेप्ट होगा। अगर एक्सपोनेंशियल अगर रेज्ड फॉर e रेज्ड फॉर rt है तो डेफिनेटली इट्स अ ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। विच इज करेक्टली लेबल्ड, आपको बेटा देखना है कि इनमें से करेक्टली लेबल्ड कौन सा है। बेटा जरा देख लेते हैं, इस पे जाने से पहले जरा बेटा ए देख लेते क्या है। वेरी गुड, ए इज द कैरिंग कैपेसिटी, पता होना चाहिए बेटा आपको। जरा बेटा ये देख लो, ये क्या है, बी। जरा बेटा बी बताइए मुझे, शाबाश। व्हाट इज बी? dn by dt is equal to rn। तो ये एक शाबाश अभी वोनिया में एक यहां पे मैं समझा रहा था, ये गोतस गो वोन करना मेरे एक्सप्लेन जे शेप्ड कर्व। वेरी गुड, तो ये एक जे शेप्ड कर्व है, यानी कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, लेकिन बेटा ये वाला जो है सिग्मॉइड कर्व है। तो आप बताएंगे ए इज द कैरिंग कैपेसिटी, बी इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व एंड देन सी इज द शबा बेटा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, आपको देखता है कि यहां पे बी इज बी द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। No, it's not the logistic growth curve. It's the ये B is the exponential growth curve. C बेटा carrying capacity है, नहीं बेटा carrying capacity तो A है। C is the exponential curve. No, C is not the exponential curve. It's the logistic curve. और बेटा A is the carrying capacity. Yes, ये बेटा ऑप्शन सही है कि A एक carrying capacity represent करता है। तो ये बेटा आपका ऑप्शन यहां पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको बेटा यहां पे कॉलम्स को मैच करना पड़ेगा और आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। अगर आप बेटा स्टेबल पॉपुलेशन की बात करेंगे, ये किसके साथ रिलेटेड है? ओके, वेरी गुड, सो इट कॉरस्पॉन्ड्स टू दी शाबाश बेटा। जरा बेटा अगर आपके पास ऐसा एक शाबाश कर्व है, तो इसका मतलब तो गोबर याद है, गोबर। यहां पे हम बेटा प्री रिप्रोडक्टिव फेज के इंडिविजुअल्स को, this is the pre-reproductive phase, this is the reproductive phase और this is the post-reproductive phase, ठीक है बेटा। एक तो ये हुआ, दूसरा बेटा ये मैं ऐसे इसको बनाऊंगा बेटा, मैं कहूंगा, मैं बस समझाओ गोबरी, दिस इज द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। दिस इज द पोस्ट दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज, दिस इज द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो बेटा यहां पे मैं ऐसे बनाऊंगा बेटा, और एक ये बेटा हुआ रिप्रोडक्टिव फेज, ये बेटा हुआ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, ये बेटा यहां पे हुआ पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात। अगर हम क्या करेंगे, अगर हम एक पॉपुलेशन ले लेंगे, पॉपुलेशन आखनेमो, एक एरिया लेने के एरिया निमोज, और इस एरिया में हम देखेंगे कि ध्यान दे, इस एरिया में फॉर एग्जांपल 100 इंडिविजुअल्स रहते हैं। और बेटा अगर मैं इन 100 इंडिविजुअल्स को गौर से देखूंगा, तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज में 40 है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में 35 है, और बेटा शाबाश प्री रिप्रोडक्टिव फेज में 40 है, रिप्रोडक्टिव फेज में 35 है, और बेटा पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में 25 है। तो सबसे ज्यादा कहां पे है? प्री रिप्रोडक्टिव फेज में, और बेटा रिप्रोडक्टिव फेज में उससे कम, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में उससे कम। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये वाली पॉपुलेशन आगे जाके एक्सपेंड होगी, क्योंकि ये जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में अभी हैं, ये चले जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में। तो रिप्रोडक्टिव फेज में नेक्स्ट आने वाले वक्त में कितने इंडिविजुअल होंगे? 40। अभी कितने थे? 35 रिप्रोडक्शन करेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। लेकिन अब अगर इस फेज में 40 है तो पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपके पास, ये मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो अगर आपके पास बेटा ये वाला एक पिरामिड मिलता है, ये वाली एक शेप मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन विल एक्सपैंड इन फ्यूचर। अगर बेटा ये वाला रहेगा, ये प्री रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में एक जैसे हैं। फॉर एग्जांपल 40 और इन द रिप्रोडक्टिव फेज, 40 और इन द प्री रिप्रोडक्टिव फेज, एंड 20 और इन द पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज में एक जैसे हैं। 40 यहां पे है, 40 यहां पे है। आने वाले वक्त में अभी कितने हैं रिप्रोडक्टिव फेज में? 40। आने वाले वक्त में ये रिप्रोडक्टिव फेज में चले जाएंगे, तो कितना है? 40। तो पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आज और आने वाले वक्त में रिप्रोडक्टिव फेज में इंडिविजुअल सेम रहेंगे। तो इसमें पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट रहेगा। जरा बेटा यहां की बात करेंगे, जरा बेटा मैं मान के चलता हूं यहां पे प्री रिप्रोडक्टिव फेज में 30 है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में 30 है, और रिप्रोडक्टिव फेज में 40 है। जरा बेटा मुझे बताइए आगे क्या होगा। अभी के वक्त में रिप्रोडक्टिव फेज में 40 है, तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। लेकिन आने वाले वक्त में ये जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में ये चले जाएंगे रिप्रोडक्टिव फेज में। तो अभी 40 है, लेकिन आने वाले वक्त में कितने होंगे? 30। तो आगे जाके ये पॉपुलेशन का साइज डिक्लाइन होगा। जरा बेटा आप देख लेते हैं इसका मतलब क्या है।
मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको बेटा यहां पे करेक्ट कॉम्बिनेशन देखनी है और आपको पता होना चाहिए ये स्टेबल पॉपुलेशन है। स्टेबल पॉपुलेशन कब होगी बेटा? जब ये होगा बेटा यह क्या शेष बना शाह बेटा, इट्स कॉल्ड एज ट्रायंगुलर शेप। बेटा इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, बेल शेप्ड कर्व या था बना ट्रायंगुलर, इसको बेटा कहते हैं बेल शेप्ड, और बेटा जिसको कहते हैं अर्न शेप्ड। जरा बेटा आप देख लो, स्टेबल पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है बेल शेप्ड। जरा बेटा देख ले, स्टेबल पॉपुलेशन बेल शेप्ड, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन ये वाला अर्न शेप्ड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन आपको बताएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास है ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो ये बेटा ग्रोइंग पॉपुलेशन ये रिप्रेजेंट करवाएगा कहां पे है? ट्रायंगुलर। तो बेटा लास्ट पे माइग्रेशन मींस इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, क्योंकि माइग्रेशन में याद रखना पड़ेगा आपको, अगर एक बर्ड किसी जगह जाता है तो वो वापस भी वहां से निकलेगा। तो माइग्रेशन डज नॉट मीन वन वर्ड मूवमेंट, इट मींस वन वे मूवमेंट, इट मींस टू वे मूवमेंट, जाना भी है और वापस आना भी है। तो बेटा यहां पे आप देख लो ऑप्शन नंबर 1 यहां पे सही रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In which of the following associations one of the species gets benefited and other gets unaffected? आपको बेटा पता है अगर एक स्पीशीज बेनिफिट होती है तो हम उसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर नुकसान होता है तो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर बेटा स्पीशीज पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है तो जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो स्पीशीज है ए एंड बी, तो आई नीड टू स्पीशीज ए एंड बी, अगर बेटा ये एक साथ रहते हैं, अगर बेटा ये एक साथ रहते हैं और बेटा एक साथ रहने से दोनों को फायदा मिलेगा, मैं पॉजिटिव पॉजिटिव लिखूंगा क्योंकि इसको भी फायदा मिलता है, इसको जिसको हम म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं। अब अगर ए एंड बी बेटा एक साथ रहते हैं लेकिन ए को फायदा मिलता है, बी को नुकसान होता है, फायदा मैं प्लस से लिखूंगा, नुकसान में माइनस से लिखूंगा, मैं कहूंगा ये प्लस माइनस इंटरेक्शन है। अब अगर बेटा मेरे पास एक इंडिविजुअल है ए, एक स्पीशीज है ए, दूसरी स्पीशीज है बी, अगर बेटा इसको नुकसान होता है, इसको ना ही फायदा मिलता है ना ही नुकसान होता है, तो मैं इसको माइनस जीरो से रिप्रेजेंट करता हूं। जैसा कि यहां पे अगर हम प्लस प्लस म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, प्लस माइनस पैरासिटिज्म या प्रेडिएशन है, अगर मैं इसकी बात करूंगा नेगेटिव जीरो, ये बेटा एमेंसलिज्म है। अगर बेटा इसी तरह बेटा ए और बी एक साथ रहते हैं, ए को फायदा मिलता है, बी को ना ही फायदा मिलता है ना ही नुकसान होता है, तो बेटा मैं इसको कमेंसलिज्म कहूंगा। बात समझ आ रही है? तो वही बेटा आपको यहां पे देखना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वन स्पीशीज गेट्स बेनिफिटेड, यानी कि एक प्लस है एंड अनदर गेट्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, तो ये प्लस जीरो है। जब बेटा प्लस जीरो होगा इसको बेटा हम कमेंसलिज्म कहते हैं। सो इट्स अ प्लस जीरो इंटरेक्शन। बेटा म्यूचुअलिज्म इज अ प्लस प्लस इंटरेक्शन, बेटा प्रीडिएशन इज अ प्लस माइनस इंटरेक्शन और पैरासिटिज्म इज अ प्लस माइनस इंटरेक्शन। तो बेटा आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्या जी कमेंसलिज्म आपको पता है, the maximum number of individuals that can be produced by a population is called as, एक पॉपुलेशन कितने ऑर्गेनिज्म्स नए बना सकता है, कितने ऑर्गेनिज्म्स की बर्थ हो सकती है एक पॉपुलेशन में। ये पॉपुलेशन की बात अगर होगी तो यहां पे हमारे पास बायोटिक पोटेंशियल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं बेटा। गॉसेस प्रिंसिपल ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन सबने पढ़ा होगा, स्टेट्स दैट, यस आपको पता है बेटा, जो गॉस था उसने कहा कि अगर हमारे पास एक स्पीशीज है ए, दूसरी स्पीशीज है बी, अगर बेटा ये दो एक साथ रहते हैं, आपके पास स्पीशीज ए है स्पीशीज बी है और ये शाबाश बेटा एक साथ रहते हैं, यानी कि एक ही हैबिटेट बेटा ये ऑक्यूपाई करते हैं, और बेटा अगर इनके रिसोर्सेज सेम होंगे, यानी कि ये खवाना तीख है गोबर, अगर ये घास खाता है तो ये भी घास खाता है, तो बेटा गॉस ने क्या कहा, अगर आप एक हैबिटेट ले लेंगे, उस हैबिटेट में दो स्पीशीज रहती है ए एंड बी, और अगर बेटा इनका फीडिंग हैबिट सेम होगा, अगर इन ह्यूई खेनासन खेवान, तब जाके बेटा इनके बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन जब होगा ए और बी एक दूसरे से के साथ कंपीट करेंगे, जैसा आप नीट में कंपीट करने वाले हैं, तो ए और बी एक दूसरे के साथ कंपीट करेंगे। जब ये कंपीट करेंगे, हमेशा कंपटीशन में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है जो बेटर होगा, जो इवॉल्व्ड होगा या जो पोटेंट होगा, तब जाके ए और बी के बीच में कंपटीशन होगा। कंपटीशन में दोनों का नुकसान होता है, याद रखना बेटा, कंपटीशन से नेगेटिव इंटरेक्शन, याद रखना बेटा आपके बीच में कंपटीशन है नीट के लिए। और बेटा अगर आप कंपटीशन ज्यादा लोगे, अगर दिमागस में हमें बच्चा से कंपटीशन, तो यू विल बी नेगेटिवली इंपैक्टेड, क्योंकि दैट विल हैव अ टॉल ऑन योर मेंटल पोटेंशियल। तो बेटा जब भी कंपटीशन होता है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है, लेकिन बेटा दोनों को नुकसान होता है, लेकिन जो स्ट्रांग होगा दैट विल सर्वाइव, और जो बेटा वीक होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। ये बेटा गॉस ने कहा। लेकिन आजकल जो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास है, जो पढ़ा होगा आपने बेटा, आज कोएग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है, निश स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ए और बी एक ही एरिया में रहते हैं,
एक ही खाना खाते हैं, लेकिन बेटा ये अगर गॉस के हिसाब से जाएंगे तो जो वीक होगा वो मर जाएगा, लेकिन अगर हम कोएग्जिस्टेंस के हिसाब से जाएंगे तो बेटा ये निश शबा बेटा ये निश नैरोइंग करेंगे, ये निश पार्टीशनिंग करन, इस साइड में ये खाएगा, इस साइड में ये खाएगा, तो तब जाके कोएग्जिस्टेंस हो सकती है। इसका कॉन्सेप्ट बेटा आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन यहां पे आपसे पूछा गया है कि गॉस के स्टेटमेंट के हिसाब से क्या सही है, आपको पता होना चाहिए। गॉस ने कंपटीटिव एक्सक्लूजन दिया है, आपने बाद में कंपटीशन रिलीज का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पे आप याद रखना कि गॉस गिव द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जरा देखते हैं, मोर अबंडेंट स्पीशीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट। नहीं बेटा, competition for the same resources exclude the species having different, no two species can occupy the same ecological niche। एक ही एरिया में दो, एक ही निश में, मैंने हैबिटेट कहा बिकॉज निश का जो स्पेटियल पार्ट है दैट्स कॉल्ड एज हैबिटेट, तो नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज सेम होंगे तब जाके दो स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर सकते हैं एक ही जगह, क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन होगा। तो बेटा ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, Which was repetition, आपको अब समझ आएगा खुद ही। If plus sign is associated with beneficial, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म्स A और B एक साथ रहते हैं, A तिबीशी अक्जरोजान, and if plus sign is assigned to beneficial interaction and negative sign is detrimental and zero sign for neutral interaction, जो इससे पहले मैंने डिस्कस किया, then the population represented by plus minus, यानी कि अगर एक इंटरेक्शन ऐसी है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फायदा मिलता है दूसरे को नुकसान मिलता है, तो बेटा हम उसको कॉमेंसलिज्म कहते हैं। मैंने कहा अगर बेटा सॉरी एक को फायदा मिलता है दूसरे को नुकसान मिलता है, तो बेटा यहां पे हमारे पास पैरासिटिज्म है, क्योंकि कॉमेंसलिज्म इज प्लस जीरो इंटरेक्शन, पैरासिटिज्म इज प्लस माइनस इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म इज प्लस प्लस इंटरेक्शन, और बेटा एमेंसलिज्म इज माइनस माइनस इंटरेक्शन। सो एमेंसलिज्म आपको याद रखना पड़ेगा, या तो एमेंसलिज्म अकोयम जैम गमिट, एमेंसलिज्म में आपको याद रखना पड़ेगा कि एक ऑर्गेनिज्म को नुकसान होता है दूसरे को ना ही फायदा मिलता है और बेटा ना ही नुकसान होता है। क्वेश्चन पे जाते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। ये बेटा इंटरफ्रेंस कंपटीशन के बारे में होगा। इफ फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीशीज माइट बी रिड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरफ्रेनिंग एंड इनहिबिटरी प्रेजेंस ऑफ द अदर स्पीशीज, even if resources I mean food and space are abundant, then it's called as। जरा बेटा देख लीजिए, यहां पे हम एक निश कंसीडर करेंगे। बेटा मान के चलते हैं यहां पे एक स्पीशीज ए है और दूसरी स्पीशीज बी है। बेटा ए और बी जो बेटा है, अगर ये सेम रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं और अगर बेटा स्पेस लिमिटेड है, तब जाके बेटा क्या होगा, इनके बीच में कंपटीशन होगा। और फाइनली अगर हम गॉस की बात करेंगे, दो में से जो वीक कंपीटर होगा वो एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोएग्जिस्टेंस की बात करेंगे तब बेटा निश नैरोइंग हो जाएगी या बेटा निश स्पेशलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर बेटा स्पीशीज ए और स्पीशीज बी एक साथ रहते हैं और बेटा ए का फीडिंग हैबिट अलग है, बी का फीडिंग हैबिट अलग है, और बेटा दोनों को स्पेस भी सफिशिएंट है, तब जाके बेटा इनके बीच में लिटरली कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अलग रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, ये अलग कंज्यूम करता है, और बेटा स्पेस भी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं कहूंगा, स्पेस भी अबंडेंट है। लेकिन अगर बेटा ये बी फॉर एग्जांपल या जीत जिनाय बेली ये कर में इंटरफेयर हंग तमगस मज ये भी शुभ जिनाय बेली ये मिसनस ये मिसित की बिल्कुल नहीं, इसका अपना फूड है, इसका अपना फूड है। लेकिन बेटा अगर ये बी आएगा इसके साथ इंटरफेयर करेगा, इंटरफ्रेंस के दौरान बेटा ये डेफिनेटली नेगेटिव इंपैक्ट होगा, ये भी बेटा नेगेटिव इंपैक्ट होगा। यानी कि इनके बीच में अब कंपटीशन हो रहा है, लेकिन क्या बेटा ये रिसोर्सेज के लिए हो रहा है? नहीं। क्या बेटा ये स्पेस के लिए हो रहा है? ये स्पेस के लिए भी नहीं हो रहा है, ये बेटा सिंपली बी ने इंटरफेयर किया ए के साथ। वही आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर ए और बी बेटा स्पेस एक ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस उनके पास सफिशिएंट है, रिसोर्सेज बेटा अलग अलग है, तब भी बेटा अगर ये कंपटीशन में एंटर करेंगे, उस वाले कंपटीशन को हम इंटरफेरेंस कंपटीशन कहते हैं। बेटा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन कैटल एग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल? आपको ऑलरेडी पता है ये बेटा एक कॉमेंसलिज्म रिएक्शन है। कॉमेंसलिज्म एक क्लासिकल एग्जांपल है कॉमेंसलिज्म की। ये पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन आपको याद होगा बेटा, ये जो ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं, ग्रेजिंग कैटल कौन सी जानवर नाव के हैं, आई मीन जो भी एनिमल्स ग्रेज करते हैं, ग्रास खाते हैं, उनके जिसमें काउ आएगा, गोट आएगा, बफेलो आएगा, शीप आएगा, जो भी है, तो ये जो बेटा ग्रेजिंग कैटल्स होते हैं, ये मानते होते बेटा यू ट्रीट दिस एज ए ग्रासलैंड। बेटा ये ग्रासलैंड है और बेटा ये ग्रेजिंग कैटल, चाहे कोई भी कैटल है, ये घास खेन
फील्डस में जब बेटा ये ग्रेज करेगी ऑन द ग्रास, आनस ग्रास विल नॉट रिमेन स्टैटिक, ग्रास विल मूव, ये ग्रास हिल जाएगा। हिलने की वजह से जो बेटा यहां पे फ्लाइज या बाकी इंसेक्ट्स रहते होंगे, जब ये घास हिलेगा तो वो निकल जाएंगे बाहर। और बेटा याद रखना जो ये ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं यमन सुच पकाना है, शाबाश, एग्रेट। और बेटा जब ये घास हिलेगा इससे इंसेक्ट्स निकलेंगे और बेटा ये एग्रेट बेटा इंसेक्ट्स को कैप्चर करेगा, खाएगा। तो एग्रेट को बेटा यहां पे शाबाश बेटा फूड मिला, इसको बेटा इन कैटल से फायदा मिला, तो शाबाश। तो एग्रेट इज बेनिफिटेड। लेकिन बेटा क्या इस एग्रेट की वजह से इस ग्रेजिंग कैटल पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं। तो क्यों घास हिलो, वहां से इंसेक्ट्स निकले, उनको एग्रेट ने खाया, तो इस कैटल पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है, कॉमेंसलिज्म कहते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। आपको बेटा इसमें से इनकरेक्ट मैच देख लेना है। कॉमेंसलिज्म वेरी गुड। सी एनेमोन एंड क्लाउन फिश, आपको बेटा पता होगा ये जो सी एनेमोन होता है इसकी बॉडी पे टेंटैकल्स होते हैं जिनको हम सिटिंगिंग टेंटैकल्स कहते हैं। अगर बेटा ये एनेमोन है, फॉर एग्जांपल एमिशा सहित कहते हैं टेंटैकल्स, इसको होते हैं सिटिंगिंग टेंटैकल्स यानी कि पेनिट्रेटिंग टेंटैकल्स। ये क्लाउन फिश जो आता है ये आता है और बेटा इन टेंटैकल्स के बीच में रहता है। बीच में रहने की वजह से इसको बेटा प्रीडिएशन से जो खतरा होता है वो नहीं मिलता है, क्योंकि इसके अंदर कोई और एनिमल नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां पे टेंटैकल्स है, उन टेंटैकल से उसको नुकसान हो जाएगा। तो बेटा यहां पे सी एनेमोन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा क्लाउन फिश को फायदा मिलेगा। तो बेटा यहां पे पॉजिटिव जीरो इंटरेक्शन है, इट्स अ कॉमेंसलिज्म, फाइन। म्यूचुअलिज्म, माइकोराइजल एसोसिएशन आपने पढ़ा होगा। रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स आई मीन जिम्नोस्पर्म्स एंड फंजाई के बीच में है, दोनों को फायदा मिलता है। तो ये एक प्लस प्लस इंटरेक्शन है, सही है बेटा। कोएवोल्यूशन की बात करेंगे, प्लांट्स और पॉलिनेटर्स का हम एग्जांपल देते हैं, मोस्टली प्लांट्स एंड पॉलिनेटर्स का। तो बेटा ये प्लांट हैं, ये पॉलिनेटर है, तो बेटा सही बात है। तो दोनों को फायदा मिलेगा। ये भी बेसिकली एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है, तो कोएवोल्यूशन में दोनों को फायदा होता है, यानी कि जितना बेटा बिग इवॉल्व करेगा वैसे विल आल्सो इवॉल्व अकॉर्डिंगली। उसके बाद बेटा एमेंसलिज्म, मैंने ऑलरेडी कहा बेटा इट्स अ नेगेटिव जीरो रिलेशनशिप, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म्स एक साथ रहते हैं, एक को नुकसान होता है, दूसरे को ना ही फायदा होता है ना ही नुकसान होता है। तो एपिफाइटिक ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री, तो बेटा ये आपको गलत है, क्योंकि बेटा ये एपिफाइटिक ऑर्किड जो है जब ये मैंगो ट्री पे रहता है तो बेटा ये एक पॉजिटिव जीरो रिलेशनशिप है, क्योंकि बेटा ऑर्किड को फायदा मिलता है, इसको रहने की जगह मिलती है, मैंगो को कोई नुकसान ही नहीं होता है। तो बेटा दिस इज बेसिकली ए कॉमेंसलिज्म की एग्जांपल है, ये एमेंसलिज्म की एग्जांपल नहीं। एमेंसलिज्म की एग्जांपल अगर आप देखेंगे वो बैक्टीरिया और पेनिसिलिन के बीच में होता है, वो आपको ऑलरेडी बेटा पता है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन टर्म्स ऑफ, यानी कि यूनिट्स आपको बताने हैं। आपको बताना है बेटा प्रोडक्शन के यूनिट्स क्या, यानी कि प्रोडक्टिविटी के यूनिट्स क्या है। प्रोडक्टिविटी के यूनिट्स क्या है आपको ऑलरेडी पता है, इट्स किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ये आपको ऑलरेडी पता है। या तो ये हुआ बेटा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, लेकिन बेटा इसका ये भी है ना ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो बेटा ये भी है ये भी है। तो वी हैव सेकंड एंड फोर्थ, दे आर राइट आंसर्स। तो ये बेटा आप ये चूज कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट द पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज, बेटा आपको ऑलरेडी पता है लिविंग मैटर, द मास ऑफ लिविंग मैटर एट द ट्रॉपिक लेवल। बेटा अगर आपके पास फूड चेन है, ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है बेटा, ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, ये बेटा ट्रॉपिक लेवल थर्ड है, ये बेटा ट्रॉपिक लेवल फोर्थ है। इस ट्रॉपिक लेवल पे बेटा लिविंग मटेरियल कितना है, लिविंग मटेरियल बेटा इस ट्रॉपिक लेवल पे कितना है, वो हुआ बेटा शबा बेटा ताच्छा बनाना शबाश। What is that called as? That's called as standing crop. इस पे कितना लिविंग मैटर होगा उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। इसमें कितना होगा वो भी स्टैंडिंग क्रॉप है, इसमें बेटा कितना होगा वो भी स्टैंडिंग क्रॉप है। तो स्टैंडिंग क्रॉप हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे कितना बेटा बेटा लिविंग मैटर है। अगर हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, ये हुआ टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट। जो हमारे ऑटोट्रॉप्स है वो टोटल कितना फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, वो टोटल कितनी फोटोसिंथेसिस करते हैं, वही हुआ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर हम स्टैंडिंग स्टेट की बात करेंगे, आपको पता होगा बेटा इट्स द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर, ये बेटा सॉइल में कितना इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है ये वो रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखना, तो स्टैंडिंग क्रॉप हमें बताता है कि पर्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल पे शबा बेटा लिविंग मैटर कितना है, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर कितना है, समझा जीवन। तो इस वाली लेवल पे कितना लिविंग मैटर है वो भी बेटा हुआ स्टैंडिंग क्रॉप, इस वाली पे कितना है वो भी हुआ स्टैंडिंग क्रॉप, इस वाली पे कितना है वो भी हुआ स्टैंडिंग क्रॉप। मैंने कहा ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हुआ टोटल फोटोसिंथेसिस जो हमारे ऑटोट्रॉप्स करते हैं, और बेटा स्टैंडिंग स्टेट हुआ कि एक पर्टिकुलर रीजन में, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कितने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है, वो बेटा स्टैंडिंग स्टेट हुआ। उसके बेटा हुआ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आपको पता है बेटा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये हुआ वो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
प्रोडक्टिविटी हुआ, टोटल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं हमारे प्लांट्स इकोसिस्टम में, उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन बेटा वो प्लांट्स जो उन्होंने फोटोसिंथेसिस की, जो ग्लूकोज उन्होंने बनाया, उसमें से वो थोड़ा सा अपनी रेस्पिरेशन के लिए, अपनी मेटाबॉलिज्म के लिए कंज्यूम करते हैं, वो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से, तो तब जाके वहां से बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकलता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फूड चेन इज फॉल्स? सारे को सहल सवाल। डेट्रेटस फूड चेन बिगिंस विद डेड ऑर्गेनिक मैटर। हां, डेट्रेटस है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही स्टार्ट होगी। कॉर्निवर्स और दी सेकेंडरी कंज्यूमर देख लेते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहले आते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स को हर्बिवोर्स, हर्बिवोर्स को बेटा शबा बेटा कॉर्निवोर्स, कॉर्निवोर्स को सेकेंडरी कॉर्निवोर्स, या आगे बढ़ते हैं वो तो आपको पता है। तो जरा बेटा देख लेते हैं कॉर्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये हुआ प्रोड्यूसर्स, ये ना प्रोड्यूसर्स, ये हुए प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये हुए सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यस, कॉर्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर्स सही है बेटा। अब ये जरूरी नहीं कि हमेशा ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स ही होंगे, लेकिन स्टेटमेंट सही है। देन प्राइमरी कंज्यूमर्स और हर्बिवोर्स, यस बेटा, हर्बिवोर जो है बेटा वो प्राइमरी कंज्यूमर्स है, तो बेटा ये भी सही है। देन अर्थवर्म इन डेट्रेटस फूड चेन इज प्राइमरी प्रोड्यूसर, बेटा दे आर नॉट प्रोड्यूसर्स एट ऑल। एनिमल है तो प्रोड्यूसर कहां से होगा? अर्थवर्म्स आर कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड्स, ये तो आपको पता है, बट दे आर नॉट प्रोड्यूसर, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ेंगे। कॉन्सिडर द फूड चेन, बेटा ये फूड चेन आप कॉन्सिडर करेंगे। ग्रास इज ईटन अप बाय ग्रास हूपर, grasshopper is eaten up by mouse, mouse is eaten by snake, snake is eaten up by hawk। और बेटा आपको क्या करना है इस फूड चेन का? हाउ मच ऑफ द केमिकल एनर्जी फिक्स्ड बाय द फोटोसिंथेसिस ऑफ ग्रास इज अवेलेबल टू द हॉक। अगर बेटा इस ग्रास ने 100 जूल्स एनर्जी फिक्स की, तो बेटा इस हॉक तक कितना पहुंचेगा? यहां पे आपको लिंडमैन्स 10% लॉ यूज करना पड़ेगा, जिसके मुताबिक आपको ऑलरेडी पता है जितनी एनर्जी प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल पे है, यानी कि ग्रास के पास जितनी एनर्जी है उससे सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट जाएगी। तो यहां पे अगर 100 है, 10% हुआ तो ग्रास पर के पास 10 जूल जाएंगे। इसका 10% यहां जाएगा, 10 का 10% हुआ 1 जूल यहां जाएगा, तो यहां पे 0.1 जूल जाएगा, यहां पे 0.01 जूल जाएगा। तो बेटा यहां पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो बेटा ये आपका ऑप्शन रहा। याद रखना पड़ेगा बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लिंडमैन्स 10% लॉ को याद रखना पड़ेगा। Which type of the following ecological pyramids are never inverted? ये सबको पता है, pyramid of energy is never inverted. A high diversity in the ectone is called dash 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 dash। ठीक है बेटा, जरा बेटा मैं एक हैबिटेट कंसीडर करता हूं। मेरे पास ये हैबिटेट ए है बेटा, मेरे पास ये दूसरा हैबिटेट है बी, और बेटा अब इन दो हैबिटेट्स के बीच में ये जो बाउंड्री है अच्छ शवा बेटा, इट्स कॉल्ड एज एक्टोन। ठीक है बेटा, पढ़ा होगा आपने। तो बेटा ये हमारे पास एक हैबिटेट है, ये बेटा हमारे पास दूसरा हैबिटेट है। सवाल पर वाइकलेट, ए हाई डाइवर्सिटी इन द एक्टोन। ये बेटा एक्टोन जो बेटा है, यानी कि जो वो रीजन है जहां पे दो हैबिटेट्स मर्ज करते हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा यहां पे टेंपरेचर डिफरेंट होगा, यहां पे टेंपरेचर डिफरेंट होगा, यानी कि दीज विल बी शाबाश डिफरेंट रीजन्स। और बेटा यहां पे जो इनका ये एक्टोन रीजन होता है, यहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। और बेटा सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होने के कॉन्सेप्ट को हम एज इफेक्ट कहते हैं। सो एज गोनस अंदन पेस्टिसाइड को ज्यादा डाइवर्सिटी आसान, क्योंकि बेटा यहां पे इस वाले हैबिटेट, इस वाले इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म्स भी होंगे, इस वाले इकोसिस्टम के ऑर्गेनिज्म्स भी होंगे। सो एज पे जो होता है बेटा, वहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होता है, हम उसको एज इफेक्ट कहते हैं। जरा बेटा देख ले, ए हाई डाइवर्सिटी इन द एक्टोन इज कॉल्ड एज एज इफेक्ट, and the diverse species present there are called as edge species। तो बेटा ये हुआ एज इफेक्ट, और जो बेटा स्पीशीज यहां पे इस एक्टोन में रहते हैं हम उनको बेटा एज स्पीशीज कहते हैं। बेटा आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, What is a keystone species? पढ़ा होगा बेटा आपने keystone species के बारे में। आत्मच बचन गसान confusion, you get confused between the dominant species and keystone species। मैं आपको बता दूं यहां पे एक एग्जांपल, उससे आपको बेटा क्लियर होगा। अगर बेटा मैं एक ग्रासलैंड दूंगा, बनिमा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड एक ऐसा होगा, एक ऐसा बायोम होगा जहां पे ग्रासेस होंगे, लेकिन ग्रासेस ही नहीं होंगे, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जो ग्रासेस हम कहलाते हैं। लेकिन बेटा इन ग्रासेस के बीच बीच में कहीं कहीं पे भी एक बड़ी ट्री हो सकती है। तो ग्रासलैंड में ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ ग्रास है, वहां पे ट्री है, लेकिन मेन कंपोनेंट जो है, सबसे ज्यादा नंबर में जो प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा बायोमास में जो प्रेजेंट है वो ग्रास है। तो बेटा मैं कहूंगा इस इकोसिस्टम का या इस बायोम में जो डोमिनेंट स्पीशीज है वो ग्रास है। डोमिनेंट स्पीशीज वो हुई जिसका इकोसिस्टम में ज्यादा बायोमास होगा, ज्यादा नंबर होगा। लेकिन बेटा कीस्टोन स्पीशीज याद रखना बेटा,
ये वो स्पीशीज है जिसका बेटा बायोमास या बेटा जिसका नंबर एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कम होगा। मैं इकोसिस्टम की बात करूंगा यहां पे बेटा, कीस्टोन स्पीशीज के सब स्पीशीज जिसका बेटा बायोमास कम होगा, जिसका नंबर कम होगा। फॉर एग्जांपल मैं फिग ट्री की बात करूंगा बेटा, फिग एक बड़ी ट्री होती है, आंख बोर्ड नहीं होती, ग्रासलैंड, आंख एक ग्रासलैंड ले लो और बेटा मान के चलो वहां पे एक फिग ट्री है बेटा, इस फिग ट्री को मैं कीस्टोन स्पीशीज कहूंगा क्योंकि बेटा इस फिग ट्री पे डिफरेंट hundreds ऑफ बर्ड्स, hundreds ऑफ स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, hundreds ऑफ इंसेक्ट्स सर्वाइव करेंगे। अगर बेटा आप इस इकोसिस्टम से ये फिग ट्री निकाल देंगे, आपने बेटा बर्ड्स के रहने की जगह को, इंसेक्ट्स के रहने की जगह को, बर्ड्स के फीडिंग प्लेस को, इंसेक्ट्स के फीडिंग प्लेस को आपने खत्म कर दिया क्योंकि वो सब बर्ड्स, वो सब इंसेक्ट्स बेटा इसी ट्री पे खाते थे। लेकिन बेटा ये बेसिकली एक ग्रासलैंड है, इस ग्रासलैंड में डोमिनेंट स्पीशीज ग्रास है, लेकिन बेटा ये फिग जो बेटा है ये कीस्टोन स्पीशीज है क्योंकि बेटा यही कीस्टोन स्पीशीज इस पूरे इकोसिस्टम को स्टेबल करती है। क्योंकि अगर आप बेटा इस फिग ट्री को निकालोगे, इस इकोसिस्टम से बर्ड्स भी खत्म हो जाएंगे, इंसेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। तो बेटा कीस्टोन स्पीशीज में जरूरी नहीं है कि बायोमास ज्यादा होगा, कीस्टोन स्पीशीज नॉर्मली कम नंबर में होते हैं, बायोमास में कम होता है। मैंने डोमिनेंट स्पीशीज की बात की, डोमिनेंट स्पीशीज के सब स्पीशीज जिसका नंबर ज्यादा होगा, बायोमास ज्यादा होगा। अब बेटा हमें बताना है कीस्टोन स्पीशीज क्या होता है। ए कॉमन स्पीशीज दैट हैज प्लेंटी ऑफ बायोमास, मैंने कहा नहीं बायोमास कम होगा तो यही जाएगा। ए रेट स्पीशीज दैट हैज मिनिमल इंपैक्ट, बिल्कुल भी नहीं। ए डोमिनेंट स्पीशीज दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ए लार्ज पॉपुलेशन, नहीं बेटा मैंने कहा इस कीस्टोन स्पीशीज का नंबर भी कम होगा तो ये भी नहीं चलेगा। तो बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लास्ट पे ए स्पीशीज व्हिच मेक्स अप ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन ऑफ द टोटल बायोमास ऑफ द कम्युनिटी yet has a huge impact on the communities organization et cetera। मैंने कहा बेटा कीस्टोन स्पीशीज एक ऐसी स्पीशीज होती है जिसका इकोसिस्टम में नंबर कम होगा, बायोमास कम होगा, लेकिन बेटा ये बहुत जरूरी होगा इकोसिस्टम फंक्शनिंग के लिए क्योंकि बेटा इस एक पर्टिकुलर स्पीशीज पे बहुत सारी स्पीशीज डिपेंडेंट होगी। तो बेटा ये कीस्टोन स्पीशीज हो गए। अरेंज करेक्टली द सीक्वेंस ऑफ ज़ियाक सक्सेशन, बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन आपने पढ़ा है। सक्सेशन ऑफ रॉक की अगर हम बात करेंगे तो मुझे बताइए सबसे पहले वहां पे क्या होते हैं। सबसे पहले लाइकन्स आते हैं, उसके बाद बेटा मॉसेस आते हैं जिनको हम ब्रेयोफाइट्स भी कहते हैं। मॉसेस के बाद बेटा एनिमल ट्री ग्रास आएगा, उसके बाद बेटा पेरिनियल ग्रास आएगा, उसके बाद बेटा श्रब आएगा। तो बेटा सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले बेटा लाइकन्स, तो लाइकन्स विल बी सीरियल नंबर 1, उसके बाद बेटा मॉसेस दे विल बी सीरियल नंबर 2, उसके बाद बेटा एनुअल ग्रासेस सीरियल नंबर 3, उसके बाद बेटा पेरिनियल ग्रासेस सीरियल नंबर 4, उसके बाद बेटा श्रब सीरियल नंबर 5 और उसके बाद बेटा ट्रीज जिसको हम क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहते हैं ये बेटा सीरियल नंबर 6 हुआ। तो बेटा इससे आप आराम से कर सकते हो। लेकिन बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक खास पॉइंट में आपको यहां पे बताऊंगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर बेटा लैंड पे होगी, कहां पे होगी बेटा, लैंड पे, यानी कि एक कहां पे होगी, ज़ियाक एक बियर रॉक पे होगी, देन इट मूव्स फ्रॉम ज़ीरिक कंडीशन टू मेसिक कंडीशन। और अगर बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन वाटर में होगी देन इट मूव्स फ्रॉम हाइड्रिक कंडीशन टू मेसिक कंडीशन। तो आप याद रखोगे बेटा इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस टुवर्ड्स मेसिक कंडीशंस, क्योंकि बेटा लैंड पे होगी तो ज़ीरिक कंडीशन विल बी कन्वर्टेड टू मेसिक कंडीशन, अगर बेटा वाटर बॉडी में होगी देन हाइड्रिक कंडीशन विल बी कन्वर्टेड टू मेसिक कंडीशन। तो याद रखना इकोलॉजिकल सक्सेशन के दौरान मेसिक कंडीशंस बनती हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। The sequence of communities of primary succession in water is, बेटा अगर हम हाइड्रॉक की बात करेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन इन वाटर की बात करेंगे, आपको बेटा पता होगा सबसे पहली कम्युनिटी फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाते हैं। दे विल बी रिप्लेस्ड बाय रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, रिप्लेस्ड बाय फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रिप्लेस्ड बाय रीड स्वैम्प्स एंड देन फाइनली सेज मीडो एंड ट्रीज। बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर पानी में होगी तो स्टार्ट किससे होगी, स्टार्ट फाइटोप्लैंक्टन से होगी। देखते हैं फाइटोप्लैंक्टन, तो ये वाला निकलेगा क्योंकि यहां पे लिखा है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन वाटर में फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफ, ये बिल्कुल गलत है। फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद बेटा रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स आते हैं, तो इसने सेजेस लिखा है तो ये भी जाएगा। इसने ट्री फ्लोटिंग, ये फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स बेसिकली है, यहां पे फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स नहीं बेटा, हमारे पास रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स आएंगे, तो ये भी गलत हो गया। तो बेटा लास्ट हमारा ऑप्शन सही है, फाइटोप्लैंक्टन्स फॉलोड बाय रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रीड स्वैम्प, सेज मीडो एंड देन फाइनली ट्रीज। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, रिसर्चर्स लाइक रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, पढ़ा होगा बेटा आपने, एंड हिज कोलीग्स आपने बेटा शायद पढ़ा होगा इकोसिस्टम सर्विसेज में, कि इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है जिनको हम उस पर कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर लेक्चर देता है, उसका लेक्चर
कितना डिजर्व करता है ये हम कह सकते हैं। कोई काम करता है आपके घर में, वो कितना डिजर्व करता है ये हम कह सकते हैं। लेकिन बेटा हमारा इकोसिस्टम हमारे लिए कितने सारे काम करता है इसका कोई मोल ही नहीं है, इसमें हम कोई प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं। लेकिन बेटा रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एक साइंटिस्ट था, इसने अपने कुलीग्स के साथ यानी कि इसके साथ टीम ऑफ रिसर्चर्स थे, उन्होंने कहा कि पर ईयर, एक साल में अगर हम प्राइस टैग लगाएंगे कि इकोसिस्टम हमारे लिए कितना काम करता है, अगर पत्ता माउजी पे इकोसिस्टम मजदून, तो हमें हर साल इस इकोसिस्टम को 33 ट्रिलियन डॉलर्स देने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा अमाउंट है, इतना ज्यादा काम ये इकोसिस्टम हमारे लिए करता है। तो आगे बढ़ेंगे तो यहां पे यूएस 33 ट्रिलियन डॉलर्स। आइडेंटिफाई WXYZ, बेटा ये WXYZ आपको बताना है। ये अगर आपको याद होगा ये बायोडाइवर्सिटी का एक पाई चार्ट है, बायोडाइवर्सिटी का। अगर आप, लेकिन ये इनवर्टेब्रेट्स के बारे में आपसे पूछता है तो बेटा आपको पता होगा इनवर्टेब्रेट्स में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है इंसेक्ट्स की। तो बेटा यहां पे W बेटा जो है ये इंसेक्ट्स आएगा। उसके बाद बेटा अगर हम Y की बात करेंगे तो ये मोलस्कस आएंगे, सॉरी X की बात करेंगे तो ये मोलस्कस आएंगे। उसके बाद बेटा अगर हम Y की बात करेंगे तो ये क्रस्टेशियंस आएंगे। तो Z की बात करेंगे ये ऑल अदर इनवर्टेब्रेट्स, जो बाकी इनवर्टेब्रेट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो जरा बेटा देख लो, W इंसेक्ट्स है, W इंसेक्ट्स यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी, तो ये वाला खत्म हो गया। देन X इज मोलस्कस, शवा बेटा X यहां पे मोलस्कस है, यहां पे मोलस्कस है, तो ये वाला बेटा खत्म हो जाएगा। समझे जीवन? देन नहीं ये X है बेटा, X इज मोलस्कस, ये सही है, ये मोलस्कस X मोलस्कस है, ठीक है बेटा। देन आगे बढ़ते हैं, ये जो देखिए X आर अदर इनवर्टेब्रेट्स। लेकिन बेटा Y अगर हम मान के चलेंगे, Y बेटा जो यहां पे है दे आर क्रस्टेशियंस, तो Y आर क्रस्टेशियंस। तो बेटा यहां पे अब बेटा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 बचता है। सपोज दिस शुड बी द ऑप्शन। आप ये फिर भी एक बार घर में डाटा देख सकते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स का सबसे ज्यादा है। उसके बाद बेटा ये जो हमारे पास है ऑल अदर इनवर्टेब्रेट्स, ये बेटा इस पे आएंगे, देन Y एंड देन X। याद जो ऊपर कहते हैं डाटा बेस्ड है। आगे बढ़ेंगे बेटा, Which of the following is wrong about the raw wolfia vomitaria? आपको पता होगा बेटा ये raw wolfia vomitaria जो है बेटा, इससे हम एक एक्टिव बायोमॉलिक्यूल हासिल कर सकते हैं जिसको बेटा हम रेसरपीन कहते हैं। और बेटा ये कैसे पता आसिन मैं उनको बर, ये जो हमारा शवा बेटा, ये जो हमारा रॉ वुल्फ या वोमिटेरिया है बेटा, मैंने कहा इससे एक्टिव बायोमॉल की निकाल सकते हैं, एक्टिव केमिकल निकाल सकते हैं। और बेटा उस एक्टिव केमिकल को हम बेटा रेसरपीन कहते हैं। और बेटा याद रखना बेटा ये रेसरपीन जो है बेटा इट हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। अगर किसी का बीपी ज्यादा बढ़ जाएगा तो बेटा इस केमिकल से उसका बीपी कंट्रोल हो सकता है, इसका बीपी नॉर्मलाइज हो सकता है। अब बेटा देख लेते हैं कि रॉ वुल्फ या वोमिटेरिया के बारे में कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। फाउंड इन हिमालयन रीजन्स, बेटा ये सही है। मेडिसिनल प्लांट, यस बेटा मेडिसिनल प्लांट है क्योंकि बेटा इससे हम बीपी कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन ऑफ रेस्पिन, यस बेटा हम रॉ वुल्फ या वोमिटेरिया बेटा जो है इसकी अलग अलग स्पीशीज है डिपेंडिंग ऑन कि इसमें कौन सा और कितना रेसरप्रीन पाया जाता है। देन रेसरप्रीन इज एन इनएक्टिव, नहीं बेटा इट्स एन एक्टिव केमिकल बेटा, सो ये इनएक्टिव केमिकल नहीं है, ये वाला गलत ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर बेटा स्पीशीज डाइवर्सिटी का आपने शायद लैटिट्यूडनल डाइवर्सिटी देखा होगा बेटा, अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर फिश डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स, बिल्कुल गलत, क्योंकि बेटा वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है बेटा। तो वेस्टर्न घाट्स हैव ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी, ये बेटा सही है क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। द डाइवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज मोर देन अमेज़न रेन फॉरेस्ट, बिल्कुल ये बेटा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट आर द मोस्ट डाइवर्स हैबिटेट्स ऑफ दिस प्लेनेट। देन वी हैव द वेस्टर्न घाट्स है लोअर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न हिमालय घाट्स, ये भी बेटा गलत है। तो आपके पास जो सही जवाब है वो ये है कि वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व आपने पढ़ा होगा बेटा, छस ठीक वांचू याद किया आप, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा यहां पे। ये बेटा आपके पास एक एरिया है और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कर्व के हिसाब से अगर बेटा आप इस एरिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी देखोगे, फॉर एग्जांपल इस एरिया में 4 डिफरेंट स्पीशीज होंगे। अगर आप बेटा
अब इतना एरिया लोगे, यानी कि ये इंक्लूडेड इतना एरिया लोगे। पहले आपने बेटा इतना सा एरिया लिया, इस एरिया में कितने स्पीशीज, फॉर एग्जांपल 4। अब बेटा आपने ये वाला एरिया लिया, बेटा इसमें फॉर एग्जांपल 10 स्पीशीज होंगे। अब बेटा आपने ये वाला एरिया कंसीडर किया, इसमें फॉर एग्जांपल 15 स्पीशीज होंगे। यानी कि जितना आप बेटा एरिया इंक्रीज करते हो उतनी स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो जाती है। स्पीशीज इवननेस नहीं बेटा, रिचनेस। इवननेस के होमोजिनिटी, इवननेस के यूनिफॉर्मिटी। बात समझ आ रही है? वेरी गुड। होमोजिनिटी या शाबाश बेटा यूनिफॉर्मिटी के इवननेस। मैंने कहा बेटा इतना ही एरिया कंसीडर करो, इसमें 4 स्पीशीज आपको मिलेगी। एरिया इंक्रीज करो, ये वाला एरिया कंसीडर करो, यू विल एनकाउंटर 10 स्पीशीज। बेटा ये वाला एरिया एनकाउंटर करो, यू विल एनकाउंटर 15 स्पीशीज। लेकिन बेटा ये जो हम बोल रहे हैं इसने एक खास कॉन्सेप्ट दिया, एम क्या गोबर स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एक्सप्लोर्ड एरिया। आपने थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर किया, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम है, और किया तो इंक्रीज हो जाएगी, और क्या इंक्रीज हो जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्योंकि अगर आप इसके बाद अब एरिया इंक्रीज करोगे, यहां पे आपको 16 स्पीशीज मिलेगी, यानी कि स्पीशीज नई नई आपको मिलेगी, लेकिन जिस रेट से स्पीशीज नई मिलेगी वो कम होगा। क्योंकि बेटा शायद जो स्पीशीज आपको अब इस एरिया में मिलेगी उनको ऑलरेडी आपने इस और इस एरिया में एनकाउंटर किया होगा। वही बेटा इस स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है कि जब आप एरिया इंक्रीज करते हो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्योंकि बेटा एक लिमिट के बाद जब आप एरिया इंक्रीज करोगे स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उतने शाबाश बेटा इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट आता है, अगर आपको याद होगा तो बेटा उतनी ज्यादा रिचनेस इंक्रीज नहीं होगी जितना बेटा होना चाहिए था। तो वही स्टेटमेंट हम यहां पे देख लेते हैं। Within a region, species richness increased with increase in explored area, but only a certain limit. बेटा ये एक ऑप्शन है, ईशा ठीक। विद इन ए रीजन, एक रीजन में जब आप बेटा एरिया इंक्रीज करते हो तो स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो जाती है, शाबाश बेटा अप टू अ सर्टेन लिमिट। बट ठीक है ना, यही तो अभी तक मैं कह रहा था, ये सही स्टेटमेंट है। विद इन ए रीजन स्पीशीज इवननेस इंक्रीजेस, नहीं बेटा इवननेस गई होमोजिनिटी डज नॉट इंक्रीज बट स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस, देन तो ये गलत है बेटा। विद इन ए रीजन स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विदाउट लिमिट नहीं, क्योंकि बेटा एक लिमिट के बाद स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो जाएगी, वहां पे रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएगा। तो बेटा ये गलत है। मगर अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट देते एक्सप्लेन, मैं पूरा यहां पे आपको ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का पूरा कॉन्सेप्ट देता, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, दैट विल टेक अराउंड 20-25 मिनट्स। और बेटा बोथ ए एंड बी, यानी कि ये और ये सही है, नहीं बेटा इसके हिसाब से स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होती है, इसके हिसाब से स्पीशीज इवननेस इंक्रीज होती है, नहीं बेटा इवननेस इंक्रीज नहीं होती है, सिर्फ रिचनेस इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन दैट अकाउंट्स फॉर ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी ऑफ द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, रीजन क्या है वो हम देख लेंगे बेटा। ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ, क्योंकि बेटा ट्रॉपिकल रीजन्स में सोलर रेडिएशंस की इंटेंसिटी जो होती है ज्यादा होती है। जितनी सोलर रेडिएशन ज्यादा होगी उतना बेटा फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, और बेटा उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, उतनी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो ये सही है। तो ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पे सोलर रेडिएशन ज्यादा होती है। देन मोर निश स्पेशलाइजेशन, सही है बेटा, ट्रॉपिकल रीजन्स में निश स्पेशलाइजेशन ज्यादा होती है। आपने पढ़ा होगा स्पीसिएशन का कॉन्सेप्ट, आपने पढ़ा होगा कि ट्रॉपिकल रीजन्स में स्पीसिएशन ज्यादा होती है। टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट पर दी होती नजर। देन मोर टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन, यस बेटा ट्रॉपिकल रीजन्स में स्पीसिएशन ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहां पे टाइम ज्यादा मिलता है स्पीसिएशन के लिए, क्योंकि बेटा टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। लार्ज सीजनल वेरिएशन, नहीं बेटा लार्ज सीजनल वेरिएशन होती है ट्रॉपिक्स में, लार्ज सीजनल वेरिएशन होगी बेटा टेम्परेट रीजन्स में, लार्ज सीजनल वेरिएशन होगी बेटा सब ट्रॉपिकल रीजन्स में। टेम्परेट रीजन्स में टेम्परेचर वेरिएशन कहां होती है, सीजनल वेरिएशन कहां होती है। इसलिए बेटा आपको पता होगा कि जो प्लांट्स ट्रॉपिकल रीजन्स में हम ग्रो करते हैं उनमें बेटा जो आपको, अगर आपको याद होगा, ग्रोथ रिंग्स भी प्रोमिनेंट नहीं होती है। ग्रोथ रिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन द प्लांट ग्रोइंग इन द ट्रॉपिकल रीजन्स, क्योंकि बेटा वहां पे टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होती है। ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। तो बेटा ये गलत जवाब है, ट्रॉपिकल रीजन्स में बेटा कोई टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होती है, तो गलत जवाब ये है। ठीक है बेटा, यहां से आगे ये वाला गलत है। द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ इज फाउंड इन, ये सबको पता है। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी बेटा अमेज़ोनियन रेन फॉरेस्ट में, या अमेज़न रेन फॉरेस्ट है, जिनको हम लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ कहते हैं, क्योंकि बेटा ये अमेज़न फॉरेस्ट इट शाबाश
releases around 20% जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है 20% is released by those Amazon forests और बेटा they sequester I mean they absorb जो हम अपने एक्टिविटीज की वजह से व्हीकल्स की एक्टिविटी की वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं उसका बहुत बड़ा पोर्शन यही बेटा अमेज़न रेन फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और बेटा हम इसको लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ कहते हैं क्योंकि जैसे लंग्स हमारी बॉडी तक प्योरीफाइड ऑक्सीजन पहुंचाते हैं इसी तरह बेटा ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। अगर अमेज़न रेन फॉरेस्ट तबाह हो जाएंगे तो याद रखना इस टेम्परेचर जमीन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा एब्रप्टली इंक्रीज होगा अप टू अराउंड 5 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा याद रखना अमेज़न रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, फॉलोड बाय बेटा आपने पढ़ा होगा जो एक्वेटिक हैबिटेट्स में हमारे पास है कोरल रीफ्स उनमें बेटा उसके बाद डाइवर्सिटी पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। India has more than 1200 species of birds. This is because very good. Which was concept shock हुई। ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा डाइवर्सिटी है, इंडिया में बर्ड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि इंडिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट ट्रॉपिकल रीजन्स में फॉल करता है। सो इंडिया विद मच ऑफ इट्स लैंड एरिया इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, इसीलिए बेटा यहां पे बर्ड डाइवर्सिटी ज्यादा है। अगर इंडिया टेम्परेट रीजन होता, अगर इंडिया बेटा सब ट्रॉपिकल रीजन होता तब जाके बेटा यहां पे इतनी ज्यादा बर्ड डाइवर्सिटी नहीं होती है। बर्ड डाइवर्सिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि बेटा इंडिया का मैक्सिमम पार्ट ट्रॉपिकल रीजन में फॉल करता है। Which of the following is referred as evil quartet? यानी कि वो 4 रीजंस, evil हुआ नुकसानदेह, quartet ठीक है बेटा, वो 4 रीजंस जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। evil quartet, that means 4 reasons which are responsible for the major loss of biodiversity। और बेटा आपको पता होना चाहिए सबसे खतरनाक हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, उसके बाद बेटा ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद बेटा एलियन स्पीशीज इन्वेजन और उसके बाद बेटा को एक्सटिंक्शन। यानी कि हमारे इस जमीन से स्पीशीज खत्म हो जाती है, सबसे बड़ा रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद बेटा एलियन स्पीशीज इन्वेजन और लास्ट पे बेटा को एक्सटिंक्शन। तो बेटा ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। पता था द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अभी बेटा मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट ये पहला रीजन है, दूसरा रीजन है, तीसरा, चौथा। सो बेटा यहां पे हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं। द रेड डेटा लिस्ट कंटेन्स डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन, पता है बेटा आपको रेड डेटा लिस्ट में उन सब प्लांट्स, उन सब एनिमल्स का नाम लिखा होता है जो बेटा जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, जो एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड होंगे या बेटा जो नियर एक्सटिंक्शन होंगे। यानी कि रेड डेटा बुक में उन सब प्लांट्स, उन सब एनिमल्स का नाम लिखा होता है जिनको बेटा एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, जिनको थ्रेट है एक्सटिंक्ट होने का। तो मैं लिखूंगा बेटा विच हैव थ्रेटनेड स्पीशीज, उन्हीं का नाम बेटा होता है रेड डेटा लिस्ट में। Which of the following statements is correct? बेटा ये जो नीचे दिए हुए स्टेटमेंट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पार्थिनियम इज एन एंडेमिक स्पीशीज टू आवर कंट्री, बिल्कुल गलत है। जल्दी मचुन पारुन गोबर किया, पार्थिनियम इज नॉट एंडेमिक स्पीशीज, पार्थिनियम इज एन एलियन स्पीशीज। एंडेमिक हुई वो स्पीशीज जो नेचुरली वहां की है। अगर मैं फॉर एग्जांपल कहूंगा पोडोफाइलम हेक्सेंट्रम इज एंडेमिक टू कश्मीर, यस बेटा पोडोफाइलम हेक्सेंट्रम सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है तो एंडेमिक मैं कह सकता हूं। लेकिन बेटा यहां पे मैं कहता हूं पार्थिनियम इज एंडेमिक, यानी कि पार्थिनियम बेसिकली इंडिया का ही है। ये बेटा इंडिया का नहीं है, ये बेटा बाहर का है। आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो बेटा पार्थिनियम इज नॉट एंडेमिक, बेटा इट्स एन एलियन स्पीशीज। तो बेटा ये गलत है। अफ्रीकन कैटल फिश इज नॉट ए थ्रेट टू इंडिजिनस कैटल फिश इन इंडिया। बेटा ये जो बेटा क्वेश्चन है तो यू हैव टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये बेटा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है बेटा, क्योंकि अफ्रीकन कैटल फिश इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिजिनस, इट्स अ थ्रेट, इट्स अ थ्रेट। अफ्रीकन कैटल फिश इट्स अ थ्रेट टू इंडिजिनस कैटल फिश। इंडिया में जो अपनी कैटल फिश है अफ्रीकन कैटल फिश की वजह से उन सबको खतरा है खत्म होने का। देन सिटीलर सी काउ इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज। याद होगा बेटा आपको सिटीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन, है ना बेटा। दे हैव गॉट एक्सटिंक्ट सम 500 years ago, 500 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। कैसे खत्म हो गए? बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हमने स्टीलर सी का और बेटा पैसेंजर पिजन को अपने मफाद के लिए ज्यादा इनको कत्ल किया, ज्यादा इनको मार दिया, तो एक टाइम आ गया कि ये खत्म ही हो गई इस प्लेनेट से। दैट्स व्हाई स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन दे आर एक्सटिंक्ट, दे हैव गॉट एक्सटिंक्ट 500 years बिफोर बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। बेटा सही स्टेटमेंट है। लेंटेना इज पॉपुलरली नोन एज कैरेट ग्रास। नहीं बेटा, कैरेट ग्रास हम पार्थिनियम को कहते हैं और जो हमारे पास लेंटेना है उसको हम वर्बिनास कहते हैं। आचुवनानेस वर्बिनास, कॉमन इंग्लिश नेम इज वर्बिनास। तो बेटा ये भी गलत है क्योंकि लेंटेना को कैरेट ग्रास हम नहीं कहते हैं, कैरेट ग्रास को पार्थिनियम को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा।
इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च इन लेक विक्टोरिया ऑफ ईस्ट अफ्रीका रिजल्टेड इन, ये सब बेटा आपको पता है कि इसके इंट्रोड्यूस होने की वजह से जो हमारा जो आपको शायद होगा चिकलिड फिश जो बेटा है दैट गॉट एक्सटिंक्ट, ये बेटा सही है, ये इसका ऑप्शन सही है। आपको याद होगा इट गॉट एक्सटिंक्ट सम 200 years ago। इस लेक से बेटा हमने नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया लेक विक्टोरिया में। जानते हो हमने नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया लेक विक्टोरिया में। लेक विक्टोरिया में ऑलरेडी एक फिश रहती थी जिसको हम कहते हैं चिकलिड फिश, और बेटा इस चिकलिड फिश की पॉपुलेशन पूरी खत्म हो गई जब बेटा नाइल पर्च ने इनकॉर्पोरेट किया, इसीलिए ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं बेटा। Ipsius-Sahel's ecology was in the Rivet-Popper hypothesis. Average compared ecosystem with aeroplane accordingly identify A and B। आपको बेटा याद होगा ये जो Rivet-Popper hypothesis है, इसके हिसाब से ये माना जाता है कि स्पीशीज का रोल हमारे इकोसिस्टम में वही है जो सिक्रिव्स का, जिनको हम रिवेट्स कहते हैं, बस पीएच आसान, जिनका जो उन रिवेट्स का जो सिक्रिव्स का रोल है एरोप्लेन के उड़ान भरने में। और याद रखना बेटा इस एग्जाम्पल में पूरा क्लियर हो चुका है, या तो ऐसे पुरमुति गोबर जो रिवेट्स विंग्स ऑफ द प्लेन पे होते हैं, तो अच्छी लिखित गोबर तो ये अगर जहाज खींचो सीट पे भी एक रिवेट होगा पीएचएस पीएच, अगर सुवार वार खुली होती है उसके हिसाब से उसके निकलने से जहाज की इंटेग्रिटी पे तो इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन जहाज अपनी उड़ान भर सकता है। लेकिन बेटा अगर तो पीएच खोलो, अगर आप एक रिवेट निकाल दोगे इस एरोप्लेन के विंग से, विंग्स की वजह से एरोप्लेन हवा में उड़ सकता है। आपने उनके सिक्रिव्स को निकाल दिया बेटा एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है जिस तरह एरोप्लेन के विंग्स या एयरप्लेन के विंग्स के ऊपर जो रिवेट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो निकाल दिए तो एरोप्लेन उड़ान नहीं भर पाएगा। इसी तरह बेटा हमारे इकोसिस्टम में कुछ स्पीशीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको हम कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। ठीक है बेटा, समझो बुरीवान, या बेटा बाकी स्पीशीज इंपॉर्टेंट। आज जहाज में सीटस पर की पीएच लगे सच इंपॉर्टेंट, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सिक्रिव वहां पे इंपॉर्टेंट है जहां जो विंग्स पे होगा। तो बेटा ये एयरप्लेन है, ये इकोसिस्टम है। रिवेट्स ए से रिप्रेजेंट करते हैं, रिवेट्स ऑन विंग्स बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिवेट्स ऑन विंग्स में कहूंगा ये कीस्टोन स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, और बेटा ये ए जो बेटा है ये सिंपली स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। देख लेते हैं, ए इज कीस्टोन स्पीशीज नहीं बेटा, ए स्पीशीज है। ए इज प्रीडेटर नहीं, ए स्पीशीज यस बेटा, एंड बी इज कीस्टोन स्पीशीज। तो ये बेटा सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 43 का। आगे बढ़ते हैं। Which of the following forests is known as the lungs of planet Earth? ऑलरेडी मैंने कहा कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ कहते हैं, क्योंकि बेटा जो हमारे इकोसिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है डिफरेंट एक्टिविटीज की वजह से, वो ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट शबा बेटा खर्च करता है फोटोसिंथेसिस में और वापस ऑक्सीजन रिलीज करता है। 20% ऑफ द ऑक्सीजन दैट्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ इज सिक्रीटेड और इज रिलीज्ड बाय बेसिकली द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। Then mark the correct statement with respect to ecology। इकोलॉजी के हिसाब से सहल स्टेटमेंट, इकोलॉजी के रिलेटेड इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म्स ओनली। पूछो गोबर, अगर होता ना इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म्स, ठीक है, लेकिन ओनली के हिसाब से सिर्फ हम देख सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या इंपैक्ट है। क्या हम इकोलॉजी में इतना ही पढ़ते हैं? क्या हम इकोलॉजी में इतना ही पढ़ते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या इंपैक्ट है? नहीं बेटा, हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या इंपैक्ट है, और बेटा इस ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट है, और एनवायरनमेंट का इन ऑर्गेनिज्म पे क्या इंपैक्ट है। इकोलॉजी मंशेस परान इंपैक्ट ऑफ वन ऑर्गेनिज्म ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, इंपैक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ऑन द एनवायरनमेंट, इंपैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन द ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये गलत है, ओनली के ओनली यहां पे है तो इसलिए गलत है। The biological organization does not include communities। नहीं है बेटा, communities तो आते हैं क्योंकि हम स्पीशीज से स्टार्ट करते हैं, इंडिविजुअल से स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन, इंडिविजुअल्स फॉर्म पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से हम कम्युनिटी बनाते हैं, कम्युनिटी के ऊपर जाते हैं, तो वो सब आपको ऊपर पता है इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में। तो ये बेटा गलत है, ये भी गलत है। ह्यूमन इंटेस्टाइन से यूनिक हैबिटेट फॉर hundreds of species of microbes। yes beta, you know there are number of species microbes present in our intestines। some are beneficial, some are harmful। Escherichia coli is very beneficial, पता होगा बेटा आपको, बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट है, तो सही है। एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन वेरिएशन अकाउंट्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। मैंने पहले ही आपको कहा कि डेजर्ट और ग्रासलैंड ये अलग अलग बायोम्स इसलिए हैं क्योंकि डेजर्ट में टेम्परेचर अलग है, ग्रासलैंड में टेम्परेचर अलग है। डेजर्ट में प्रेसिपिटेशन अलग है और ग्रासलैंड में प्रेसिपिटेशन अलग है। प्रेसिपिटेशन को रूदियोत किए, प्रेसिपिटेशन हुआ रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, जिस किसी कंडीशन में ऊपर से नीचे पानी आएगा उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो बेटा यहां पे सी एंड डी सही ऑप्शन है, तो ये बेटा आगे बढ़ेंगे।
the species confined to a particular region and not found elsewhere is termed as, already मैं डिस्कस कर चुका हूं, कोई स्पीशीज जो बेटा फॉर एग्जांपल स्पीशीज ए यहां पे है और बेटा दुनिया में इस जगह के बगैर, फॉर एग्जांपल ये कश्मीर है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पीशीज ए है और बेटा ये स्पीशीज ए कश्मीर के बगैर कहीं और प्रेजेंट नहीं है, मैं कहूंगा ऐसी स्पीशीज को जो सिर्फ और सिर्फ किसी खास रीजन में रेस्ट्रिक्टेड है और उसके बगैर कहीं पे नजर नहीं आएगी, ऐसी स्पीशीज को मैं एंडेमिक स्पीशीज कहता हूं। ठीक है बेटा। The hotspots of biodiversity conservation are characterized by, आपको पता होगा biodiversity hotspot, तशवज़ याद है criteria, there are two major criteria for biodiversity hotspots। For example, आपके पास एक रीजन है और आपसे यह पूछा जाता है कि क्या इस रीजन को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। ध्यान दें, ये बेटा आपके पास एक रीजन है, तो ऐसे सवाल आ क्या इस रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, तो आप क्या कहोगे भवन गोबर, ये रीजन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तभी कहलाएगा जब ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। नंबर 1, पता होगा बेटा आपको, इट शुड हैव लॉस्ट इट्स प्राइमरी 70% ऑफ द प्राइमरी वेजिटेशन, इसमें 70% प्राइमरी वेजिटेशन लॉस होनी चाहिए, यानी कि इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हुई होनी चाहिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन इन प्रोसेस। सो बेटा एक ऐसा एरिया जिसमें 70% ऑफ द प्राइमरी वेजिटेशन लॉस हो चुकी होती है, उसको हम शाबाश बेटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहला सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड वो दूसरा क्राइटेरिया फुलफिल करे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दैट दिस रीजन शुड कंटेन 0.5% और 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एंडेमिक टू द रीजन। तो अश्वा पुरमुती ये 0.5% और 1500 स्पीशीज ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एंडेमिक टू द रीजन। डांत हुआ तो याश वैसे पुरमुती, तो बायो अगर आपके पास एक रीजन है तो अच्छी वुचुन शा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किन की चुन, तो आप क्या करोगे, तो ये देखिए अगर इसने दो क्राइटेरिया फुलफिल किए तब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, अगर नहीं किए तब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। एक क्राइटेरिया ये होगा कि इस रीजन में जो प्राइमरी वेजिटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए इकोलॉजिकल सक्सेशन में, इस एरिया में जो प्राइमरी वेजिटेशन है उसका 70% खत्म हुआ होना चाहिए, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन शुड ऑलरेडी हैव प्रोसीडेड। नंबर 2, इस रीजन में कम से कम 1500 वेस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन में होंगे, वो 1500 वेस्कुलर प्लांट्स इसी रीजन में होने चाहिए, इसके बगैर वो दुनिया में कहीं और प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। वही बेटा हम कहते हैं, उसी रीजन को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहते हैं। तो बेटा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में एंडिज्म होना चाहिए, एंडेमिज्म होना चाहिए एंड हाई थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। यस बेटा, एक्सटिंक्शन होता है जब स्पीशीज एंडेमिक होगी तो एक्सटिंक्शन का थ्रेट डेफिनेटली रहेगा। तो बेटा सही है, लो एंडेमिज्म गलत है, हाई एंडेमिज्म एंड लो थ्रेट तो गलत है, क्योंकि जो एंडेमिक स्पीशीज होती है उसको थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बेटा एंडेमिक स्पीशीज किसी खास एरिया में होती है, वहां से खत्म हो जाएगी तो एक्सटिंक्ट ही हो जाएगी, तो इसीलिए बेटा एंडेमिक स्पीशीज ऑलवेज फेस अ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो बेटा ये भी गलत है, ये चू गलत गोबर। देन लो एंडेमिज्म नहीं बेटा, एंडेमिज्म ज्यादा होना चाहिए, तो बेटा ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, हाउ मनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। बेटा जब भी मैं डाटा की बात करूंगा, डाटा हम टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे, टेक्स्ट बुक के बाहर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि पहले 25 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स थे, फिर 9 और ऐड किए गए, तो अब हमारे पास 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। लेकिन अगर आप एक्सैक्ट डाटा की बात करेंगे, ये टेक्स्ट बुक डाटा देयर आर 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, लेकिन बेटा अगर आप एक्सैक्ट डाटा की बात करेंगे देन देयर आर 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो बेटा लेकिन आपको टेक्स्ट बुक के हिसाब से जाना है, तो हम 34 के साथ जाएंगे। ठीक है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। विच ऑफ द, ये क्वेश्चन थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया। लेकिन बेटा याद रखना, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, अरावली हिल्स बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है, इंडो बर्मा रीजन एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ईस्टर्न हिमालयस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। याद रखना, मैं यहां पे करेक्ट करूंगा थोड़ा सा बेटा, इंडिया डज नॉट कंटेन 3, ये आपने पढ़ा होगा इंडिया कंटेन्स 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, गलत है बेटा। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है बेटा, एक हमारे पास वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में इंडिया का पोर्शन भी आता है, श्रीलंका का पोर्शन भी आता है। तो अगर आप ऐसा कहेंगे दैट इंडिया हैज 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, गलत स्टेटमेंट है। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। एक तो वेस्टर्न घाट्स है, एक तो बर्मा रीजन है, और बेटा ईस्टर्न हिमालयाज है। ईस्टर्न हिमालयाज में हमें वहां से चाइना मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट इंडियन बायोडाइवर्सिटी। इंडिया हैज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, मैं लैंड यहां पे ऐड करूंगा,
इंडिया हैज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया विद 8.1% स्पीशीज डाइवर्सिटी। यस बेटा, लैंड एरिया के हिसाब से इंडिया में स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई इट्स वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज, क्योंकि बेटा यहां पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्स कंट्री, जो अभी मैं कह रहा था, तो ये भी सही है, ये भी सही है। देन इंडिया हैज 2 हॉटस्पॉट्स। नो बेटा, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। 2 नहीं बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक। इंडिया हैज 90 नेशनल पार्क, सही है बेटा, 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बेटा शबा बेटा 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स, बेटा ये भी सही है। तो हमें चूज करना है बेटा रॉन्ग ऑप्शन। तो बेटा रॉन्ग ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि इसने लिखा है 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। इंडिया लिटरली इज अ पार्ट ऑफ 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। Which of the following is not included under in situ conservation? In situ means on site conservation. On site conservation यानी कि आप एक जंगल में गए, तो ये कुछ जंगलस, इस जंगल में आपको यहां पे लगा डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो बेटा इस एरिया को आपने यहां से दीवार इसको डिमार्केट किया, ये हुई इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन दूसरा ये है कि आपने बेटा यहां पे एक ऐसा प्लांट देखा जो बिल्कुल एंडेमिक प्लांट है, जिसको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, तो ये दीवार दीवार तो इस तरह इस जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट को मैं यहां से निकालूंगा, बॉटनिकल गार्डन में लेके आऊंगा, वहां पे प्लांट करूंगा बॉटनिकल गार्डन में। तो बेटा इसको मैं एक्सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो इन सीटू कंजर्वेशन में अगर हमें ऐसा लगेगा कि थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत सारे प्लांट्स को है, बहुत सारे एनिमल्स को है, तब जाके उस नेचुरल हैबिटेट में ही उसको हम बेटा थोड़ा सा डिमार्केट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ये इन सीटू कंजर्वेशन हुआ। और बेटा अगर मैंने प्लांट को निकाल दिया अपने नेचुरल हैबिटेट से, लेके आया मैं बॉटनिकल गार्डन में, वहां पे इसको प्रोटेक्ट करूंगा, वो बेटा एक्स सीटू कंजर्वेशन है। आपको बेटा कहना कि इन सीटू कंजर्वेशन इनमें से कौन नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड इन सीटू कंजर्वेशन, बॉटनिकल गार्डन्स एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, मैंने अभी बता दिया बॉटनिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व इज इन सीटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क इज इन सीटू कंजर्वेशन। तो बेटा आपको देखना है इन सीटू कंजर्वेशन कौन नहीं है, वो बॉटनिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है एक्स सीटू कंजर्वेशन टेक्निक। Which of the following with respect to case study of people's participation in conservation of forest is correct? बेटा आपको पता होना चाहिए, आपने एनवायरमेंटल इश्यूज पढ़ा होगा। अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड सही है बेटा, बिल्कुल दिया जाता है, ये सही है। चिपको मूवमेंट ऑफ गढ़वाल हिल्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज, ये भी बेटा सही है, आपको याद होगा। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM फॉर प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, बेटा ये भी सही है। यानी कि बेटा ये तीनों सही है पीपल्स पार्टिसिपेशन के हिसाब से। आपको याद होना चाहिए चिपको मूवमेंट 1974 में स्टार्ट हो गई, तो बेटा ये तीनों सही है। तो बेटा हमारे पास ये ऑल आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रियल रिलीजेस। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। स्मोक स्टैक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रीज रिलीज, यानी कि बेटा ये जो स्मोक स्टैक्स है, ये बेटा स्मेल्टर्स बेटा जो है, या बेटा पावर प्लांट्स बेटा जो है, ये कौन से चीज रिलीज करते हैं बेटा, दे रिलीज गैसियस पोल्यूटेंट, सही है बेटा, गैसियस पोल्यूटेंट्स रिलीज करते हैं, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स भी ये रिलीज करते हैं, हार्मलेस गैसेस भी ये रिलीज करते हैं। याद रखना पड़ेगा बेटा, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बेटा, दोनों हार्मलेस है। लेकिन बेटा मैं ये कहूंगा स्मोक स्टैक्स, पावर प्लांट्स एंड स्मेल्टर्स दे रिलीज गैसियस पोल्यूटेंट्स, यस बेटा, दे यानी कि हार्मफुल गैसेस, दे रिलीज यानी कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा, दे रिलीज पार्टिकुलेट मैटर, सही है बेटा, दे रिलीज हार्मफुल गैसेस, ये भी सही, हार्मलेस गैसेस जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सही है। तो ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। तो बेटा स्मोक स्टैक्स, थर्मल प्लांट्स और स्मेल्टर्स से बेटा गैसेस भी निकलते हैं जो हार्मफुल है, पार्टिकुलेट मैटर भी निकलता है, हार्मलेस गैसेस भी निकलते हैं। तो बेटा याद रखेंगे आप। According to CPCB, गोड़ को क्या बेटा CPCB, तो है इसको पता आसिन, इट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल pollution control board. According to central pollution control board, what particulate size is most harmful to humans? इनमें से बेटा कौन सा particulate size humans के लिए सबसे नुकसानदेह है? आपको याद होना चाहिए बेटा 2.5 माइक्रॉन्स इक्वल टू, इसके बराबर या इसके लेस, ठीक है गोबर, लेस देन 2.5 माइक्रॉन्स या इसके बराबर जो पार्टिकुलेट मैटर है वो सबसे ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि बेटा वो पार्टिकुलेट मैटर सीधे हमारे लंग्स में चला जाता है।
और लंग्स में चला जाने की वजह से हमारे अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो बेटा याद रखना सबसे डेंजरस वो है शाबाश बेटा इक्वल और लेस देन 2.5 माइक्रॉन। इनसे ज्यादा पार्टिकुलेट साइज, अगर पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रॉन से ज्यादा है वो हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर पार्टिकुलेट साइज 2.5 माइक्रॉन है या उससे कम है तो वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि उसको सेपरेट करना इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के थ्रू बड़ा मुश्किल है और बेटा वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है बेटा, तो पॉइंट याद, आपने स्क्रबर्स के बारे में पढ़ा होगा बेटा। स्क्रबर्स के बारे में याद रखना कि वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को सेपरेट करने में बहुत काम आते हैं, ये रिमूव करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। बात समझ आ रही है? उसके बाद बेटा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बेटा जो है इट रिमूव्स 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर। 99% ऑफ पार्टिकुलेट मैटर इज रिमूव्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये मुझे क्या पॉइंट याद था मुझे, ये बेटा मैंने यहां पे ही कह दिया। नंबर 1 क्या उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर रिमूव्स अराउंड 99% ऑफ द पार्टिकुलेट मैटर, और बेटा स्क्रबर्स हमें यूज आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। The most effective device to remove particulate matter from polluted air is, अभी बेटा मैं बता रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, मैंने कहा इट रिमूव्स अराउंड मैंने कहा इट रिमूव्स अराउंड 99% बेटा जो पार्टिकुलेट मैटर है वो यही रिमूव करता है, या 99% 9.9 लिखिए। ठीक है गोबर। सो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ऑप्शन है यहां पे। Then we have a scrubber in the exhaust of a chemical industrial plant removes, अभी बेटा मैंने कहा ये जो बेटा स्क्रबर है ये सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव करने के काम आता है, तो इट रिमूव्स गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे बेटा। Catalytic converters are fitted into automobiles to reduce emission of harmful gases. Catalytic converter changes unburnt hydrocarbons to, बेटा पता होना चाहिए जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर है बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा जा सकता है। ये जो बेटा कैटालिटिक कन्वर्टर है जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स हमारे ऑटोमोबाइल से निकलते हैं, स्मोक नियरांश बेटा, ये कैटालिटिक कन्वर्टर उन हाइड्रोकार्बन्स को, ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करता है। ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स अगर एनवायरमेंट में जाएंगे तो बहुत डेंजरस है, इसीलिए बेटा ये कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जो इन अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में कन्वर्ट करेगा। ना ही कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा हार्मफुल है, ना ही बेटा वाटर उतना ज्यादा हार्मफुल है। और आपको याद रखना पड़ेगा ये कैटालिटिक कन्वर्टर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, और बेटा ये नाइट्रस ऑक्साइड्स को बेटा नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। इसे को याद, ये जो कैटालिटिक कन्वर्टर है याद रखना बेटा, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स को, ये जो बहुत डेंजरस होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करता है, और बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रस ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है। आगे बढ़ेंगे बेटा। Which of the following statements does not apply to eutrophication? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो यूट्रोफिकेशन के लिए सही नहीं है? It is natural aging of lake by the nutrient enrichment of water. ये बेटा सही है। मैं बार बार ये कहता हूं अपने बच्चों को, मैंने 12th क्लास में इस बार इकोलॉजी पढ़ाई, उनको याद होगा बेटा, मैंने तब जाके ये कहा था कि हमारा जो डल लेक है, वंस अपॉन ए टाइम इट यूज्ड टू हैव, ये जो हमारा डल लेक है इसका एरिया एक टाइम पे 24 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था, आज श्रिंक हो गया है, इट्स ओनली अराउंड 16 किलोमीटर राइट नाउ। लेकिन मैं कहता हूं ये तो होना ही है, लेकिन ये थोड़ा जल्दी जल्दी हो रहा है। अगर ये 24 किलोमीटर स्क्वायर एरिया इसका था तो कम होना चाहिए, आज ये 20 तक होना चाहिए, लेकिन 16 ही है, क्योंकि बेटा यूट्रोफिकेशन की वजह से। और एक टाइम ऐसा आएगा, इकोलॉजिकल सक्सेशन का कॉन्सेप्ट भी आपको है, क्योंकि फाइनली बेटा ये जो एक्वेटिक बॉडीज है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, वाटर बॉडीज है, ये फाइनली बेटा एक टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कन्वर्ट होगी, और बेटा वही कयामत आएगी। और बेटा याद रखना इकोलॉजिकल सक्सेशन वाटर बॉडी में भी होती है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी होती है। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन वाटर बॉडी में होती है तो फाइनली वाटर बॉडी हाइड्रिक कंडीशंस विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेसिक कंडीशंस, यानी कि टेरेस्ट्रियल कंडीशंस। ठीक है बेटा, तो ये सही है, यूट्रोफिकेशन की वजह से नेचुरल एजिंग हो जाती है लेक की। ठीक है बेटा। इन ए यंग लेक द वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर एंड सपोर्ट्स लेस लाइफ, ये सही है बेटा। जब एक लेक नया होता है उसमें ठंडा पानी होता है और बेटा उसमें पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं होता, ये भी सही है। द न्यूट्रिएंट्स सच एज सल्फर एंड फॉस्फोरस एनकरेज ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, बेटा गलत है, यहां पे सल्फर के बदले नाइट्रोजन होता तो सही था। यहां पे लिखा है कि सल्फर एंड फास्फोरस एनकरेज द ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक, और नहीं बेटा, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस से शाबाश बेटा एनकरेज हो जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस से एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म्स की ग्रोथ, एक्वेटिक प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, ना कि बेटा सल्फर की वजह से। तो ये ऑप्शन गलत है। ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी लीड्स टू सकम एंड डिप्लीट्स द लेवल ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। आपको पता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में, यहां पे बेटा जितना ज्यादा एल्गी होगा उतना बेटा ज्यादा सिकम क्रिएट होगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पे है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट
इकॉर्निया क्रेसिपिस और टेरर ऑफ बंगाल इज, याद होगा बेटा आपको टेरर ऑफ बंगाल यानी कि जो इकॉर्निया क्रेसिपिस हमारे पास है बेटा, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एंजियोस्पर्मिक प्लांट है और बेटा ये एक ब्यूटीफुल, इस प्लांट के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। आपको याद होना चाहिए, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है देयर आर मेव कलर्ड अट्रैक्टिव फ्लावर्स। तो बेटा ये टेरर ऑफ बंगाल के बारे में ये सही है कि इसमें ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। इट्स द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। यस बेटा ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि बेटा ये तो आई पता गोबर इट्स एन एलियन इन्वेसिव प्लांट और इसने जो यहां पे अपना फ्लोरा है उसको बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया। इट causes blockage in the Indian water bodies। yes बेटा ये एक्वेटिक प्लांट है और एक्वेटिक प्लांट होगा तो पानी में ही ग्रो करेगा। ये इतना ज्यादा इंडिया की वाटर बॉडीज में ग्रो हो गया कि एम्स इन वाटर बॉडीज आउटलेट्स ही ब्लॉक करे, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा ग्रो होता है। ये एलियन स्पीशीज आपको पता होना चाहिए, एलियन स्पीशीज बहुत रोबस्ट ग्रोथ दिखाते हैं क्योंकि बेटा जब एलियन स्पीशीज किसी नए एरिया में दाखिल होते हैं वहां पे उनका नेचुरल प्रीडेटर नहीं होता है, नेचुरल प्रीडेटर के एब्सेंस की वजह से बेटा ये बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। तो बेटा ये सही है, ग्रो स्लोली इन यूट्रॉपिक नहीं बेटा, इट ग्रोज रैपिडली इन यूट्रॉपिक। यूट्रॉपिक वाटर बॉडी वो वाटर बॉडी हुई जहां पे शाबाश बेटा जहां पे ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, नाइट्रोजन ज्यादा होगा, फास्फोरस ज्यादा होगा, उस कंडीशन में ये इकॉर्निया बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। लेकिन ये ऑप्शन कहता है कि अगर नाइट्रोजन फास्फोरस ज्यादा होगा तो ये स्लोली ग्रो करेगा, ये बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास है, बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीटीटी काजेस डिक्लाइन इन दी बर्ड पॉपुलेशन बाय। याद होगा बेटा आपको डीटीटी की वजह से चलो बेटा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, इश्ते गोबर याद। कैल्शियम तो हमें जो एग शल होता है वो बनाने में काम आता है, तो ये भी बेटा सही है। प्रीमैच्योर ब्रेकिंग ऑफ एग्स, जब शल ही नरम होगा तो एग्स जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, तो ये भी सही है। तो बेटा हमें चूज करना है, तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑल ऑफ दीज यहां पे जवाब रहेगा। A large quantity of urban sewage is drained to nearby river. Which among the given conditions would happen after the mixing of sewage into the river? बेटा किसी एक लोकेलिटी से डोमेस्टिक सीवेज निकलता है, ये सीवेज एक वाटर बॉडी में चला जाता है। अब उस सीवेज की वजह से वाटर बॉडी में क्या होगा वो देख लेना है बेटा, ध्यान से सुनेंगे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ रिसाइकलिंग वाटर बॉडी इंक्रीजेस, ये सही है बेटा। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ रिसीविंग वाटर बॉडी डिक्रीजेस, ये भी बेटा सही है। देन इट विल नॉट कॉज मोर्टेलिटी, बेटा ये गलत ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसकी वजह से मोर्टेलिटी होगी, क्योंकि जब बेटा सीवेज ज्यादा होगा, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होगी वाटर बॉडी में, मोर्टेलिटी डेफिनेटली होगी फिशेस और अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स की। इट विल लीड टू द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ रिसाइकलिंग वाटर बॉडी, बेटा ये भी सही है, तो ए बी डी बेटा यहां पे सही है। आगे बढ़ेंगे, मैच करेक्टली द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा यहां पे मैच दिया हुआ है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बेटा याद रखेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, बेटा यहां पे पहला वाला बेटा आपको कहना है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब दिया गया, आपको याद होना चाहिए इट वाज गिवन इन 1986। तो बेटा मैं ये कहूंगा ये 1986 में दिया गया। उसके बाद बेटा आपके पास है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, और बेटा आपको याद होना चाहिए इट वाज गिवन इन 1981। तो बेटा यहां में जाऊंगा। उसके बाद बेटा मेरे पास वाटर एक्ट है, ये बेटा वाटर एक्ट ये आपको पता होना चाहिए इट वाज गिवन इन 1974। तो बेटा यहां पे जाऊंगा मैं 1974 के पास। देन बेटा लास्ट पे मेरे पास है अमेंडमेंट ऑफ एयर एक्ट, यानी कि एयर एक्ट को अमेंड किया गया ताकि नॉइज को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए कि नॉइज इज सोर्स ऑफ पोल्यूशन। तो बेटा ये 1987 में जाएगा। तो बेटा इस तरह से आप देख सकते हो इट इज A3B4 C1, A3B4 C1। तो ये है बेटा ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, फोम एंड बायोलॉजिस्ट फ्रॉम हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया क्रिएटेड एन इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन विच दे यूज्ड प्लांट्स टू प्योरीफाई मेनली। बेटा पहले फोम पता होना चाहिए, फोम क्या होता है, इट्स फ्रेंड्स ऑफ एरकेटा मार्श। कैलिफोर्निया में एक जगह है बेटा, फोम वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन है। फोम ने यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, और वहां पे जो हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में है बेटा, वहां पे उन्होंने एक साथ क्या किया, उन्होंने इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ये मतलब इस वेस्ट वाटर शुअज जिस आब मुकर आब आसान इसको कैसे प्योरीफाई करेंगे, इसमें उन्होंने क्या किया बेटा, ये मुकर काम, ये बेटा ध्यान से सुनो, इन्होंने एक बड़ा सा मार्शी लैंड लिया और इस सीवेज वाटर को इसी मार्शी लैंड के थ्रू पास करवाया। और बेटा इस मार्शी लैंड ध्यान थे जो गोबरी मो क्या कर,
ये ऑलरेडी आपको पता होगा, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करा बेटा। ये जो फोम एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बेटा बायोलॉजिस्ट जो कहां पे काम करते थे, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया, इन्होंने क्या किया, ये वेस्ट वाटर आसान ट्रीटमेंट को इनपुट, यानी कि वेस्ट वाटर को किसी तरह प्योरीफाई करे। और इन्होंने एक इनोवेटिव मेथड निकाला। उन्होंने कहा कि ये जो वेस्ट वाटर है, हम इस वेस्ट वाटर को पास होने देंगे एक मार्शी हैबिटेट से, मार्शी लैंड से। और बेटा इस मार्शी लैंड में हम क्या करेंगे, हम इसमें फंजे को ग्रो करेंगे, हम इसमें बेटा प्लांट्स को ग्रो करेंगे, और बेटा हम इसमें बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे। अब बेटा जब ये पास वाटर यहां से होगा, तो बेटा वाटर जब पास होगा, ये जो हैवी मेटल्स होंगे ये फंजे एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा, और ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब करेंगे। और फाइनली जब बेटा ये पानी निकलेगा बाहर, इट विल बी इन द प्योरीफाइड फॉर्म। और बेटा इसी के हिसाब से आपको यहां पे ऑप्शन चूज करना है। तो क्या है, स्लज फ्रॉम वाटर। क्या बेटा इन्होंने वाटर से स्लज निकाला? नहीं बेटा। क्या बेटा इन्होंने नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स वाटर से निकाले? नहीं बेटा। मैंने कहा कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम वाटर से हैवी मेटल्स को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी हैवी मेटल्स की होती है, क्योंकि हैवी मेटल टॉक्सिसिटी अलग से हम टॉपिक स्टडी करते हैं। हैवी मेटल्स आर वेरी डेंजरस, क्योंकि हैवी मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव। तो बेटा यहां पे ये जो टेक्निक, फोम एक ऑर्गेनाइजेशन है, और बेटा बायोलॉजिस्ट जो हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने वाटर को 60% मार्शी लैंड से पास किया, ताकि बेटा इसको प्योरीफाई कर सके, ताकि इससे बेटा हैवी मेटल्स हम निकाल सके। इसमें उन्होंने फंजे, प्लांट्स और बैक्टीरिया का हेल्प लिया। और बेटा याद रखना, ये टेक्निक हमें वाटर से हैवी मेटल्स को रिमूव करने के काम आता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। Ramesh Chandra Daggar includes many processes in a chain like manner which support each other and allow extremely economical and sustainable venture. He includes बेटा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका आप नाम पढ़ते हैं, तुझ नाम पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ठीक है बेटा। और याद रखना, ये जो रमेश चंद्र डगर हैं, इसने बेटा एग्रीकल्चर पे भी काम किया, इसने बीज को भी यानी कि एपीकल्चर भी किया, कंपोस्टिंग भी की, डेयरी मैनेजमेंट भी किया, और बेटा इसने वाटर हार्वेस्टिंग भी की। और बेटा उसने ये सब के सब काम एक साथ किए। उसकी वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर से इसको फायदा मिला, इसकी वजह से कंपोस्टिंग को फायदा मिला, इससे की वजह से इसको फायदा मिला, या रिवर्स भी कह सकते हैं। तो बेटा मैं ऐसा कहूंगा कि इसने बेटा ये रमेश चंद्र डग्गर जो बेटा है, इसने ये सब काम किए, एक साथ काम किए, और बेटा इन सब की वजह से इनको एक दूसरे से फायदा मिला। तो बेटा यहां पे हमें ये 5 के 5 सही है, तो बेटा ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा। देन अहमद खान का नाम तो बहुत मशहूर है। सॉलिड वेस्ट्स में बेटा आप अहमद खान के बारे में पढ़ते हो, जहां पे हम प्लास्टिक की बात करते हैं। ठीक है बेटा। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि ये जो हमारे रोड्स हैं, इन रोड्स में जो मैकडम है, जो ब्लैक टॉपिंग है, उसमें हम बेटा प्लास्टिक को भी यूज कर सकते हैं। वही बेटा अहमद खान प्रूव्ड दैट द ब्लेंड्स ऑफ पॉलीबेंड एंड ब्यूटामिन व्हेन यूज्ड टू ले रोड्स एनहांस्ड। उसने कहा जो नॉर्मली हम मैकडमाइजेशन करते हैं, उसकी वजह से रोड्स स्ट्रांग बन जाते हैं, लेकिन अगर बेटा हम इसमें पॉलीब्लेंड यूज करते हैं, यानी कि पॉलिथीन का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, तब जाके ये मैकडमाइजेशन जो है, ये मैकडम ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। एंड इसने कहा कि अगर बेटा नॉर्मल मैकडमाइजेशन करते हैं, अगर बेटा वो मैकडमाइजेशन 10 साल तक रहेगी, इसने कहा अगर हम पॉलीब्लेंड इसके साथ यूज करेंगे, दिस लाइफ विल इंक्रीज 3 टाइम्स, यानी कि इसको 3 गुना ज्यादा टाइम निकलेगा। यानी कि नॉर्मल मैकडमाइजेशन से अगर 10 साल निकलेंगे, तो पॉलीब्लेंड ऐड करने से 30 साल निकलेंगे। तो बेटा ही सेड दैट हेल्प टू इंक्रीज द रोड लाइफ बाय अ फैक्टर ऑफ 3, नॉट बाय 2, नॉट बाय 1। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। The accumulation of pesticides or other pollutants in organisms in increasing concentration along the food chain। बेटा ऑलरेडी आपको पता है कि फूड चेन में जब बेटा टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर होते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा मेरी बात, यह है मेरी ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, बेटा ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड है, ये बेटा ट्रॉपिक लेवल थर्ड है, ये बेटा ट्रॉपिक लेवल फोर्थ है। बेटा इस फूड चेन में टॉक्सिक सब्सटेंस के एंटर होने को हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। तो बायो एक्यूमुलेशन हुआ बेटा टॉक्सिक सब्सटेंस का फूड चेन में एंटर होना, और बेटा फिर ये टॉक्सिक सब्सटेंस एक लेवल से दूसरी ये टॉक्सिक सब्सटेंस इसके पास है, इसके पास जाएंगे, तो क्योंकि इट विल बी ईटन अप बाय दिस विल बी ईटन अप बाय दिस विल बी ईटन अप बाय दिस। तो ये टॉक्सिक सब्सटेंस का फूड चेन में एंटर होना, इसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। बात समझ आ रही है। लेकिन बेटा अब इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का आगे बढ़ना, और बेटा जितना आप आगे बढ़ेंगे बेटा ये टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अगर बेटा यहां पे 1 ppm है, यहां पे बेटा 2 ppm होगा, यहां पे बेटा 5 ppm होगा, यहां पे बेटा 10 ppm होगा, यानी कि टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी जब आप फूड चेन के ऊपर जाओगे। और बेटा इसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। टीच को बरतो लिखित है, ये जो फूड चेन के अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस मूव होते हैं फ्रॉम 1 ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, उसको क्या कहते हैं, उसको बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। याद होना बेटा चाहिए
ये जो बायो एक्यूमुलेशन है, बायो एक्यूमुलेशन को एंट्री ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इनटू द फूड चेन। उसके बाद बेटा हमारे पास है बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन हुआ बेटा रेमेडी बिकॉज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम किसी भी डिजीज को अगर बेटा बायोलॉजिकल एजेंट से हम ठीक करेंगे तो बेटा हम उसको बायो रिमीडिएशन कहते हैं। देन बायोडिग्रेडेशन, आपको पता है बायोडिग्रेडेशन इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड फंजी, आई मीन डिग्रेडेशन बिकॉज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अगर हमारे पास डेब्रिस है, उस डेब्रिस को डिग्रेड करने में हमारे बैक्टीरिया फंजी काम करेंगे तो उसको हम बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, all the terms stand explained. Ecocyan, आपको पता है बेटा, these are the waterless toilets. Ecocyan toilets working in Kerala and Sri Lanka. बेटा ये जो Ecocyan toilets है, ये आपने वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर पढ़ा होगा, गोबरपुर वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में। और बेटा ये आपको पता होगा कि हमारे जो वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स में जो हम अपने फीसिस को पास करने के लिए बहुत ज्यादा पानी खर्च करते हैं, वो पानी कैसे बचेगा, उसके लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट था इकोलॉजिकल सैनिटेशन, यानी कि इकोसैन। बेटा ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम वाटर को यूज नहीं करते हैं, वाटर के बगैर ही बेटा हम टॉयलेट्स को क्लीन करते हैं और बेटा सैनिटाइजेशन करते हैं। इट्स अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा, सही है बेटा। रिसाइकल्स ह्यूमन एक्सक्रीटा इनटू नेचुरल फर्टिलाइजर, यस बेटा। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्सक्रीटा है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीटा निकलता है, उसको हम फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं। इट्स अ कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, यस बेटा। इसमें खर्चा भी ज्यादा नहीं आता है, यानी कि ये 4 के 4 ऑप्शंस राइट है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पे हमारा सही रहेगा। मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेथड यूज्ड फॉर, बेटा ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इससे हम बेटा क्या कर सकते हैं, वेरी गुड, इट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। बेटा ऑर्गेनिक मैटर और बीओडी के बीच में एक रिलेशनशिप है, आपने ग्राफ देखा होगा अपनी टेक्स्ट बुक में। तो बेटा 68 का ऑप्शन ये है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बेटा, ये एक ऐसा मेथड है जिससे बेटा हम एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी का ऑर्गेनिक मैटर शाबाश बेटा एस्टिमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाँ रीड तो करेंगे, लेकिन बाद में क्या करना है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बेटा ये जो 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स यहां पे हैं, इनको एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। BOD is a method used to indicate the excessive level of non-biodegradable pollutants of the air. ठीक है बेटा, just BOD is a method used to indicate the excessive level of non-biodegradable. No बेटा ये गलत है, हम भाई BOD से ऑर्गेनिक वेस्ट का कंटेंट निकाल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से मेजर ग्रीन हाउस गैस, ये सही है। Then, Ecocyan toilets is a hygiene and efficient method for human wastewater management. ये भी सही है। Deforestation results in decreased carbon dioxide concentration. अगर बेटा डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। Good ozone is found in the lower atmosphere. नहीं बेटा, good ozone is present in the stratosphere, not in the troposphere. तो बेटा ये भी गलत है। आपको देखना है बेटा इसमें से कितने स्टेटमेंट्स, क्या बेटा, हाउ मेनी read the following statements and how many statements are incorrect, अब आप खुद कह सकते हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। बेटा जो कॉलम फर्स्ट दिया हुआ है बेटा, इसको कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। तो बेटा अगर मैं बात करूंगा अर्थ समिट की, मुझे पता है दैट अर्थ समिट वाज हेल्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बेटा अर्थ समिट हुई बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। मुझे बेटा पता है क्योटो प्रोटोकॉल जो बेटा है, इट इज यूज्ड, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो बेटा एनुअल क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट, क्लाइमेट चेंज को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया। और बेटा जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इट वाज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, यानी कि जो ओजोन डिप्लीशन होती है, जो एंटार्कटिका में ओजोन होल हो गई, यानी कि जनरली जो ओजोन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन होता है वो कैसे रोक पाएंगे, उसके लिए हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और बेटा रामसर कन्वेंशन, सबके सब बच्चों को पता है दैट इट्स अ कन्वेंशन रिलेटेड टू द प्रिजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स। तो बेटा ये आप खुद ही ज्वाइन कर सकते हो। Then we have the next question. Identify A, B, C, D in the diagram. बेटा यहां पे आपको A, B, C, D को देख लेना है, क्या है, which show contribution of various green, yes बेटा ग्लोबल वार्मिंग में जो ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो ये अगर ये सबसे बड़ा है तो सबसे डेंजरस ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का है, 60% है। ठीक है बेटा। देन उसके बाद बेटा अगर ए की बात करेंगे, ये बेटा मीथेन होगा। और बेटा आपको पता होगा मीथेन इज अराउंड 20%। और बेटा बी की बात करेंगे, यहां पे बेटा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, और बेटा इसका कंटेंट ऑलरेडी सबको पता है, इट्स अराउंड 14%। और बेटा सी जो बेटा है, दीज आर नाइट्रस ऑक्साइड्स, और बेटा इसकी परसेंटेज है 6%। तो बेटा इस तरह से आप इस पाई चार्ट को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड 60%, उसके बाद बेटा मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 14% एंड नाइट्रस ऑक्साइड्स आर 6%। ये बेटा आप यहां से मैच करके देख सकते हो,
कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे, ये कार्बन डाइऑक्साइड डी है, तो 60% हर किसी, ये 60% और 60%, तो ये दो हमारे पास है। देन हमारे पास सी होगा 6%, जरा बेटा सी देख लो 6% कहां पे, तो बेटा ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? बेटा ग्रीन हाउस की वजह से क्या होगा, सबको पता है, ग्रीन हाउस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर आइस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन इफेक्ट होगा, राइजिंग ऑफ सी लेवल्स होगा, यानी कि सब का सब होगा बेटा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यह शुड एक्सप्लेन करने को, ये मिस नहीं पता तमिस पे मेहरबानी कर जनाब नीट दिन पे तमिस गुन कह। ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल बाय, बेटा ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यस बेटा, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड को किसी ना किसी तरीके से एटमॉस्फेयर से खर्च करना है। खर्च कौन करेगा? तुझे व कार्बन डाइऑक्साइड? नहीं बेटा, खर्च करेंगे प्लांट्स। तो बेटा अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन तो आप स्टॉप नहीं कर सकते हो, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा, लेकिन अब एक काम करना है, इस कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है इसको हमें खर्च करना है, खर्च हो जाएगा प्लांट्स की वजह से। तो एफॉरेस्ट्रेशन करनी है, यानी कि प्लांट्स को कट नहीं करना है। अगर नई कुल लागू नहीं किए, ये कुल एग्जिस्टिंग तिम सटन किया, तो डिफॉरेस्ट्रेशन नहीं करनी है। कटिंग डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स को कम यूज करना है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल से बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज निकलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है बेटा। रिड्यूसिंग रिफॉरेस्ट्रेशन, यानी कि कुल मरियो कतन चल ठीक नहीं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है, कुल नहीं रुइन तेले गए कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कम। एंड देन इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन, हाँ कुल चटो, ये कुल ही चटो तो तब ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि प्लांट्स काटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। और इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन तो बिल्कुल गलत है। तो बेटा यहां पे आपका जो सही ऑप्शन है वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर आपको कंट्रोल करनी है तो आपको एफॉरेस्ट्रेशन करनी है, डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करना है, और बेटा फॉसिल फ्यूल्स को ज्यादा यूज नहीं करना है। I suppose this is all. I have tried to just discuss these questions in a very lucid way. मैंने बहुत जल्दी में ये पढ़ा है, क्योंकि इकोलॉजी में उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ये इसके साथ बेटा आपका जो फिनिशिंग टच नीट 2021 था वो कंप्लीट हो गया है। I wish you all the best and I hope that you will come out victorious. Thank you so much. Have a nice day.